नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हम वापस से स्वागत करते हैं इंडिया वेलनेस मूवमेंट पहला सुख के अंदर। www.pehlasukh.org पे आप हमारी सारी इंफॉर्मेशन लगातार ले सकते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम लोग आपसे मिल रहे हैं हार्ट हेल्थ हार्ट हेल्थ को लेकर दोस्तों, प्रिवेंशन, मैनेजमेंट और रिहैबिलिटेशन। और इसी प्रोग्राम के दौरान हम आपको स्पेशल जीरो ऑयल कुकिंग डेमो भी देंगे दोस्तों। आज 17 अक्टूबर है, 9 बजे हैं सुबह के, और आप सभी हमारे सामने हैं। हमारे साथ आज दो जानी मानी शख्सियत हैं भारत की, जो भारत के लोगों का और तमाम दुनिया के लोगों के दिल को संभालते हैं दोस्तों। पहले हैं हमारे डॉक्टर बिमल छाजेर जी, जो हार्ट केयर एंड लाइफस्टाइल एक्सपर्ट हैं, एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके हैं एम्स में और फाउंडर हैं साउल के। और दूसरे हैं डॉक्टर राजीव गुप्ता जी, जो चेयरमैन है मेडिकल साइंसेज एंड प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी ईएचसीसी के। तो दोस्तों, हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा से पहला सुख के विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव से करते हैं। तो मैं अपनी टेक्निकल टीम से गुजारिश करूंगा कि वो पहला सुख का इंट्रोडक्टरी वीडियो आप सभी को दिखाएं। एक बहुत पुरानी कहावत है, पहला सुख निरोगी काया। इसका मतलब यह है कि इंसान की जितनी भी कामनाएं होती हैं, उनमें सबसे पहले एक स्वस्थ शरीर आता है। किसी के पास भले ही दुनिया जहां की दौलत हो, लेकिन अगर उसका शरीर स्वस्थ नहीं है तो कोई भी सुख संसाधन काम के नहीं है। और यही बात कोविड-19 महामारी ने हम सभी को महसूस करवाई है। इंसान के बेहतर स्वास्थ्य, कल्याण और खुशहाली को बढ़ावा देने हेतु पहला सुख इंडिया वेलनेस मूवमेंट का आरंभ हुआ। बेहतर, उत्कृष्ट और संपूर्ण स्वास्थ्य हेतु पहला सुख व्यक्तियों के 5P एस्पेक्ट पर फोकस करता है। पर्सनल यानी कि शारीरिक और मानसिक, प्रोफेशनल यानी कि कार्य क्षमता और वित्तीय, पीपल परिवार, परिचित और समाज, पैशन कामना और अभिलाषा, और पर्पस प्रकृति, आध्यात्मिकता और जीवन का अर्थ। दोस्तों, अगले 5 वर्षों में 5 मिलियन भारतीयों की जिंदगियों में एक सकारात्मक प्रभाव लाने के लिए पूर्व और पश्चिम के तमाम प्रमाणिक लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस को साथ लाना ही हमारा मिशन, हमारा उद्देश्य है। जो प्रैक्टिसेस और नॉलेज हम आपसे साझा करते हैं वह प्रमाणिक है और साइंटिफिक रिसर्च द्वारा संपादित है। इस हेतु हम व्यवहारिक ज्ञान, बिजनेस, आध्यात्मिकता, लाइफस्टाइल या जीवन शैली और मेडिकल इंडस्ट्रीज के उन तमाम जानी मानी शख्सियतों को अपने मंच पर आमंत्रित करते हैं ताकि आपको बेहतर से बेहतरीन ज्ञान मिल सके, लोग इसे आसानी से समझ पाएं और इसमें हिस्सा ले सकें। इसके लिए हम डिजिटल मीडिया, भारतीय ज्ञान एवं व्यवहारिक भाषा का सदुपयोग करते हैं और खुशहाली यानी वेलनेस के जाने माने एम्बेसडर के अनुभवों को साझा करते हैं। हमारी टीम मेल्स, फीमेल्स, बच्चों के विशेष समूहों और उनकी जरूरतों के हिसाब से स्पेशल प्रोग्राम तैयार करती है। हमने अपने प्रोग्राम्स को बेहतर बनाने और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपनाया है और काफी पार्टनर्स के साथ हाथ मिलाया है, जो इस प्रोग्राम के सुचारू रूप से संचालन में हमारे सहभागी हैं। भारतीय समाज कल्याण की यह पहल आईसीसी CWC सिलिकॉन वैली USA के सहयोग से इंडी फैमिली फाउंडेशन इंडिया द्वारा कार्यान्वित है। इस मूवमेंट में श्री नरेन बख्शी जी चीफ मेंटर हैं। इंडी फैमिली फाउंडेशन से श्रीमती प्रेमलता सांड एवं श्री बसंत जैन जी, आईसीसी CWC से श्री सोमनाथ चैटर्जी तथा वीके काला जी, आदि गुरुदास जी हमारे एडवाइजर्स हैं। श्री नितिन जैन एवं दिव्या जैन हमारे मुख्य कन्वेनर्स हैं और जितेंद्र गौतम, तुषार गर्ग और देवेंद्र हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं। श्री शिव खेड़ा जी, नीता बूचरा जी, मेजर जनरल CP सिंह जी हमारे वेलनेस एम्बेसडर्स हैं दोस्तों। तो इस पहल से जुड़ने एवं ज्यादा जानकारी हेतु आप कृपया हमारी वेबसाइट pehlasukh.org को विजिट करें और अपने एवं अपने परिवार के संपूर्ण स्वास्थ्य की तरफ कदम बढ़ाएं। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज फूड फोकस जो हमारा प्रोग्राम है हेल्दी हार्ट के लिए, इम्यूनिटी के लिए, जो 17 अक्टूबर को हम 9 बजे आपके सामने लेके आए हैं दोस्तों। और पहला सुख का फोकस यही है कि ये जो वेबिनार है हार्ट रिलेटेड, वो आपको और हेल्दियर, स्ट्रॉन्गर बनाए लाइफ के अंदर।
और इस हेल्थ केयर स्ट्रीम को आपको एडुकेट करने के लिए लाए हैं दोस्तों, आपके परिवार को फिजिकली, मेंटली और लाइफस्टाइल के अंदर स्ट्रेंथन करने के लिए लाए हैं। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा हमारे चीफ मेंटर नरेन बख्शी जी से, जो बिमल छाजेर जी के बारे में आपको बताएंगे दोस्तों। ओवर टू यू नरेन सर। दोस्तों, मेरे को बहुत आसान काम दिया गया आज, क्योंकि जिस टॉपिक पे बात हो रही है उसमें भारत में बहुत कम लोग हैं जो बिमल छाजेर जी को नहीं जानते, लेकिन फिर भी मेरा ये कर्तव्य बनता है, क्योंकि वो मेरे फैमिली फ्रेंड हैं, फेलो राजस्थानी जैन भी हैं, और जिनके साथ मैं अमेरिका में और इंडिया में दोनों में काम कर चुका हूँ, तो थोड़ा सा उनके बारे में बता ही दूँ आपको। उन प्रोफेशनल साइड ये MD हैं लखनऊ से। उसके बाद इन्होंने पहला जॉब इंडिया के टॉप बेस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में लिया, वो है एम्स दिल्ली। वहाँ पे इन्होंने 6 साल तक काम किया, लेकिन शुरू से इनके दिमाग में ये रहा कि मेरे को तो हार्ट में कुछ करना है। लेकिन हार्ट में क्या करना है, हार्ट में प्रिवेंशन की बात इनके दिमाग में थी। उसके बाद में किसी को कुछ हो गया है तो मैनेज करने का भी सिखाना है, और उससे भी ज़्यादा इनके दिमाग में था कि कैसे न कैसे इसको रिवर्स करें जिससे कि सर्जरियाँ ना हो। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। इसीलिए इन्होंने शुरू से ही अमेरिका में बहुत फेमस डॉक्टर डीन ऑर्निश हैं, 6 साल के बाद उनके साथ भी काम किया। डीन ऑर्निश बहुत फेमस है अमेरिका में। वो टॉप लोग जैसे क्लिंटन जैसे लोगों को, बिल क्लिंटन जो प्रेसिडेंट है, उनको भी बहुत हेल्प किया उन्होंने। तो उनके जो पैशन है उसके कारण ये इसी काम में लग गए। तो बिमल जी काम करते ही गए। 1995 में इन्होंने एक नया इंस्टीट्यूशन बनाया, सावोन। आज सोचिए दुनिया में 93 जगह इनकी शाखाएं हैं। इन्होंने और आगे बढ़ाने के लिए 100 किताबें भी लिख डाली, DVDs भी बनाए, YouTube पे तो चलते ही जा रहे हैं, मतलब मॉडर्न तरीके से काम कर रहे हैं। और इनकी पॉपुलैरिटी आप देखोगे तो 35 लाख 35 मिलियन इनके YouTube के व्यूअर्स हैं। और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात मेरे को ये लगी कि हर रोज 2 लाख लोग इनकी वीडियोस वॉच करते हैं, और जिनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर इनका वीडियो जो बने हैं वो है ज़ीरो ऑयल कुकिंग, जो कि आपको आज दिखाया जाएगा। तो वो बहुत अच्छी बातें हैं। और लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा काम ये किया, इंडिया में कितनी ही लैंग्वेजेस में इन्होंने ये सूचना पहुंचाई। तो अब ये मेरा भाग्य है कि इनको 24 जगह अवार्ड मिल चुका है। मैं उनका नाम लूँगा तो बहुत टाइम निकल जाएगा, लेकिन छाजेर जी जो हैं वो CWC, जो कि मैं सिलिकॉन वैली में है, 3 साल से जब से चालू किया है, ये शुरू से हमारे साथ हैं। ये हमने इनको 3 बार अमेरिका भी बुलाया है, तो इनकी जान पहचान वहाँ भी है। और ये मेरा सौभाग्य है कि इन्होंने मेरे आते ही कहा कि मैं पहला सुख में भी मिलूँगा। और फिर साथ में राजीव जी जैन, जो कि जिनको ये 25 साल से जानते हैं, उनको साथ लाए हैं। तो छाजेर जी, आप ही का काम है राजीव जी को इंट्रोड्यूस करें और स्वागत करिए छाजेर जी को अपने साथ। थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। मैं पहले धन्यवाद देना चाहूँगा नरेन जी को, जिनकी वजह से ये पहला सुख और ये जो क्रैक द वेलनेस कोड शुरू हुई। उन्होंने ना सिर्फ ये पूरे दुनिया को जगाने के लिए किया, उन्होंने अपने लाइफ में भी इतना ही इसको लागू किया। मैंने उनको देखा है, 40 किलो उन्होंने वजन कम किया है। उन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद एक मोटो बना लिया कि हर आदमी को हेल्दी रखूंगा, और इसके सिलसिले में उन्होंने डॉक्टर पंकज वीज और वहाँ के बहुत सारे सिलिकॉन वैली के बहुत सारे प्रोमिनेंट लोगों को इस पे जोड़ा। ICC वहाँ की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, उनको जोड़ा, और इन्होंने एक बहुत बढ़िया काम किया कि पूरे इंडिया में और USA में और पूरे वर्ल्ड में हेल्थ के बारे में लोगों को अवेयर करें। और मेरे को इन्होंने जब अप्रोच किया कि आप यहाँ पे ज्वाइन कीजिए, तो मैं ना नहीं बोल सका। मेरे को लगता है बहुत अच्छी बात हुई। मेरे को इन्होंने बोला इस तरह के लोगों को जोड़ना है जो इस फील्ड में बहुत अच्छा काम करते हैं, और मेरे को लगा nobody can be better than डॉक्टर राजीव गुप्ता।
तो मैंने डॉक्टर राजीव गुप्ता को रिक्वेस्ट किया एंड ही ग्लैडली एग्रीड टू जॉइन अस फॉर दिस सेमिनार वेबिनार। तो डॉक्टर राजीव गुप्ता के बारे में मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। He is a man who needs not lot of introduction. He is a man of his own field और हर जगह इनको जाना जाता है। खुद MBBS है, MD है, PhD है और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं। चेयरमैन है प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी इटर्नल हार्ट हॉस्पिटल, जो कि आप जानते हैं जयपुर का आज नंबर 1 हॉस्पिटल माना जाता है हार्ट से रिलेटेड। विजिटिंग प्रोफेसर है ये महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस में। हेड ऑफ रिसर्च है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस, ये भी बहुत बड़ी हेल्थ यूनिवर्सिटी है। इन्होंने मेरे ख्याल से इंडिया में बहुत ही कम लोग होंगे जो इनके तरह ज्यादा अमाउंट में रिसर्च किया। इन्होंने 700 रिसर्च पब्लिकेशंस किए हैं और जो जर्नल्स में उन्होंने पब्लिकेशन किया है वो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट जर्नल में माने जाते हैं, जैसे न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, लैंसेट, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल। तो जो टॉप मोस्ट जर्नल है सब में इनकी पब्लिकेशन है। ये वर्ल्ड रिनाउंड रिसर्चर है प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी के और एक ऑथोरिटी है एपिडेमियोलॉजी ऑफ कार्डियोलॉजी के ऊपर। कोई भी एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च का कोई भी रिव्यू निकलती है तो इनका सबसे ज्यादा रेफरेंसेस लिया जाता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिसर्च प्रोग्राम इन्होंने भाग लिया है। 50 से ज्यादा MD, PhD, DNB, MSc के स्टूडेंट्स को, डॉक्टर्स को इन्होंने गाइड किया है और न्यूमरस प्रेस्टिजियस अवार्ड इनको मिले हैं। तो इनकी इंट्रोडक्शन मेरे ख्याल से बहुत लंबा है, बट मैं शॉर्ट में इतना ही बोला। और मैं समझता हूँ ही इज मोर इम्पोर्टेंटली ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, अ वेरी authentic person, and I have never seen him being under stress, and he is the person who's carrying on this cardiology field for so many years. So we welcome you, Rajiv ji. Thank you for joining us. Thank you. तो राजीव जी, हम आपका स्वागत करते हैं पहला सुख के कार्यक्रम के अंदर। और जैसे बिमल सर ने कहा कि उन्होंने आपको कभी भी स्ट्रेस में नहीं देखा है सर, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। वॉकिंग द टॉक, कि जो इंसान दूसरों के दिलों पे राज कर रहा है आज, दूसरों के दिलों का ध्यान रखता है, वो खुद के दिल का भी ध्यान रखता है, तनाव से दूर रहता है। तो सर आज कुछ सवाल आपके सामने लेके आए हैं। हमारे तमाम व्यूअर्स कुछ दिनों से रजिस्टर करा रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर, और वो सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं राजीव जी आपसे कि हार्ट डिजीजेस किस प्रकार की हैं, और सबसे कॉमन हार्ट डिजीजेस आपको आपके एक्सपीरियंस से क्या लगता है सबसे कॉमन कौन सी है? Thank you very much for the nice words by Dr. Chajer and Mr. Bakshi. हार्ट डिजीज के बारे में ज्ञान तो बहुत पुराना है। बहुत साल से हम लोग जानते हैं कि हार्ट डिजीज क्या होती है, कैसे होती है। पर भारतवर्ष में पिछले करीब 500 साल से या उससे भी पहले से इन्फेक्शंस की जो डिजीजेस हैं, इन्फेक्शंस हैं, जिसको हम कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, मैटरनल डिजीज बोलते हैं, उन पर ज़्यादा फोकस था। क्योंकि लास्ट सेंचुरी 19वीं 20वीं शताब्दी के मध्य तक यही समस्या हमारे बीच में थी। और पिछले 20-30 साल से हम लोगों ने देखा है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, जिसमें हृदय रोग भी आता है, हृदय रोग, कैंसर, मानसिक रोग, ये सब आगे बढ़ के आ रहे हैं। और भारतवर्ष के अंदर भी 2000 के बाद में हृदय रोग नंबर 1 किलर के रूप में सामने आया है। हृदय रोग आमतौर पे तो कई तरह के होते हैं। एक को हम वेलवुलर हार्ट डिजीज बोलते हैं, जिसको रोमेटिक हार्ट डिजीज बोलते हैं। स्ट्रोक, लकवे की बीमारी भी वेस्कुलर डिजीज है, वो हृदय से संबंध रखता है। और मेन हृदय रोग है इस्केमिक हार्ट डिजीज, हार्ट की धमनियों में रुकावट, जिसकी वजह से हार्ट अटैक्स, एंजाइना, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ये सब उसके इफेक्ट्स हैं जब हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है या हार्ट में कुछ डैमेज हो जाता है। तो इस्केमिक हार्ट डिजीज या ISD या कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसको बोलते हैं, वो एक प्रमुख बीमारी है। और प्रति वर्ष भारत के अंदर भी इसकी वजह से करीब 15 से 20 लाख मृत्यु होती हैं। संपूर्ण विश्व में करीब 1.5 करोड़ मृत्यु इस बीमारी की वजह से होती है।
तो एक बहुत गंभीर समस्या सामने आई है। कुछ विशेषताएं हैं हमारी सभ्यता के अंदर, कुछ विशेषताएं वो अच्छी नहीं है, इसको मैं समझता हूँ। और एक 4 विशेषताएं मैं प्रमुख मानता हूँ इसके अंदर। पहला तो ये है कि भारतवर्ष में और साउथ एशियन सारे विश्व में जहाँ भी रह रहे हैं उनमें हृदय रोग की मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। अगर किसी कॉकेशियन में या अफ्रीकन अमेरिकन में मृत्यु दर 1 है तो हमने यहाँ 1.5 1.5 गुना मृत्यु दर होती है। उसके अलावा प्रीमेच्योर हार्ट डिजीज, यंग अवस्था में बीमारी, ये भी साउथ एशियन सभ्यता या साउथ एशियंस को एक बड़ी भारी समस्या है। एवरेज एज हमारे हार्ट अटैक्स की जो विश्व के अन्य सभ्यताएं हैं, कॉकेशियंस हैं, ईस्ट एशियंस हैं, अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं या अन्य सभ्यताएं हैं, उनसे करीब 10 वर्ष पहले होता है। तो अगर एवरेज एज हार्ट अटैक की किसी अमेरिकन कॉकेशियन को 70 ईयर्स है तो हमारी एवरेज एज जो अमेरिका में वो 60 ईयर्स है, और जो भारत में हम लोग रह रहे हैं यहाँ तो 55 ईयर्स या 50 ईयर्स के करीब ही है। तो प्रीमेच्योरिटी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके बारे में भी अपने को जानना चाहिए। और तीसरी बात है कि हृदय रोग साउथ एशियंस में बढ़ता जा रहा है, कॉकेशियंस में कम हो रहा है, चाइनीज में कम हो रहा है, और साउथ एशियंस ही एक ऐसी इसको मैं जाति तो नहीं कहूँगा, एक ऐसा एथनिक ग्रुप है कि जिसमें ये डिजीज बढ़ती जा रही है। और चौथी बात ये है कि इसमें बड़ा भारी वेरिएशन भी है। कुछ सभ्यताओं के अंदर, कुछ इवन भारतवर्ष के अंदर या जो भारत से बाहर रहते हैं उनके अंदर देश विदेश में प्रत्येक प्रदेश में इसका दर अलग अलग है। उसके क्या कारण है उसके बारे में रिसर्च चल रही है और अपन जैसे आगे चलेंगे वैसे बात करेंगे उसको। बिल्कुल, थैंक यू सो मच राजीव जी। जैसे आपने बताया कि हार्ट डिजीजेस जो हैं वो नंबर 1 किलर के रूप में देखी जा रही हैं आज के समय में, और धमनियों में रुकावट एक प्रमुख इसका कारण है। 1.5 करोड़ से ज्यादा मृत्यु होती है दोस्तों, कैन यू इमेजिन दैट। और स्पेशली जैसे अभी राजीव जी ने बताया कि साउथ एशियंस और स्पेशली भारतीय इसके लिए सजग हुए हैं क्योंकि उनमें ज्यादा पाई जा रही हैं। तो जब कॉजेस की बात करते हैं हार्ट डिजीजेस की राजीव जी, तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं और अभी कौन से नए फैक्टर्स आ रहे हैं जो बियॉन्ड इन रिस्क फैक्टर्स के हैं? एक स्लाइड दिखाऊंगा मैं, इसमें हमने ये कंपाइल किया है कि क्यों ये बीमारियां ज़्यादा हो रही हैं। इसके कई कारण हैं कि क्यों भारतवर्ष के अंदर या साउथ एशियंस में बीमारियां कम हो रही हैं, और इसके बारे में हमने कई अपनी हाइपोथेसिस, कई थ्योरीज सामने दी हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरीज में 5-6 जो भी सामने लिखी हुई हैं ये हैं। सोशियो बायोलॉजिकल फिनोमेना, एक सोशल फिनोमेना है। सोशियो इकोनॉमिकली हम लोग प्रगति कर रहे हैं, हम हमेशा से गरीब रहे हैं, अब अमीरी की तरफ या विकास की तरफ या डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। साउथ एशिया में या पिछले 50 साल में जितना विकास हुआ है उतना किसी भी सभ्यता में नहीं हुआ। जो विकास यूएस में, यूरोप में 500 साल में हुआ वो विकास हमारे यहाँ 50 साल में ही हो गया। जो चेंजेस सभ्यताओं में वहाँ पे 500 साल में आए, खान पीन के, जीवन शैली के, टेक्नोलॉजी के, वो हमारे यहाँ 50 साल में बहुत रैपिड माइग्रेशन, बहुत रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ और उसका भी स्ट्रेस पड़ रहा है। उसके अलावा हम जानते हैं कि हार्ट डिजीज के कई रिस्क फैक्टर्स हैं। स्मोकिंग है, हाई ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, ये सब भी साउथ एशियंस में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कई तरह के यूनिक रिस्क फैक्टर्स है साउथ एशियंस के अंदर, और प्रमुख है डायबिटीज़। डायबिटीज़ की प्रेवलेंस जितनी साउथ एशियन कंट्रीज़ में है उतनी कहीं और नहीं है। हालांकि आजकल मिडिल ईस्ट में भी काफ़ी हो गया है, पर जो बाकी सभ्यताएं हैं उनसे अपनी डायबिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। कुछ और नए नए रिस्क फैक्टर्स हैं, लाइपोप्रोटीन ए, थ्रोम्बोटिक फैक्टर्स। उसके अलावा जेनेटिक फैक्टर्स, इसके बारे में बहुत बात होती है, और कुछ महीने पहले, आई थिंक पिछले महीने ही हम लोगों ने एक बड़ी भारी रिसर्च करी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ में, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ में, और ये देखा गया है कि कुछ नए रिस्क फैक्टर्स साउथ एशियंस में हैं जिसके बारे में और गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है।
पर मेरा मानना एक और है कि क्वालिटी ऑफ केयर हमारे यहाँ भारतवर्ष में, साउथ एशिया में अभी भी क्वालिटी ऑफ केयर जो होनी चाहिए वो अभी विकसित नहीं हुई है, और उसकी वजह से भी जो हाई मॉर्टेलिटी रेट्स इंडिया में हो रही हैं वो है। तो ये सब रिस्क फैक्टर्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और जैसे अपना समय आगे चलेगा अपन इसके बारे में भी बात करेंगे। बिल्कुल, बहुत ही आपने क्लियरली आपने बताया राजीव जी, और जो आपने अमीरी की बात बताई कि कैसे जो 500 साल में हुआ यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, अमेरिका के अंदर, वो कैसे 50 साल के अंदर ही साउथ एशिया में हुआ। हम जानना चाहेंगे डॉक्टर बिमल से अब कि आपको क्या लगता है डॉक्टर बिमल की रियल कॉजेज जो हैं हाई हार्ट डिजीजेस के, स्पेशली भारतीयों के अंदर, क्योंकि आपने भारतीयों के साथ बेहद काम किया है, इतनी ब्रांचेस हैं आपकी ऑल ओवर भारत के अंदर, आपने हर एरिया के पेशेंट्स को देखा है, तो आपके हिसाब से आप क्या समझते हैं डॉक्टर बिमल? मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखाना चाहता हूं। पहले एक आदमी मेरे को बोलता है, डॉक्टर साहब मैं सब स्टैटिस्टिक्स समझ गया, मेरे को ब्लॉकेज क्यों हुआ बताइए। तो मैं पहले आपको दिखाना चाहता हूँ ये ब्लॉकेज होता कैसा है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरी ह्यूमन बॉडी है पहला पिक्चर में, और ये ह्यूमन बॉडी को अगर ठीक से देखा जाए तो ये बीच में ये हार्ट रखा है, 300 ग्राम वजन है, और ये हार्ट को मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ। हार्ट पंप करती है तो ये रेड वाली, ये जो बड़ी वाली एरो है, इससे पूरे बॉडी को ब्लड जाती है, और हार्ट अपने लिए 3 छोटे छोटे ट्यूब लेता है, दीज आर कॉल्ड कोरोनरी आर्टरीज। और ये 3 कोरोनरी आर्टरीज का नाम है राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स। और इन्हीं के अंदर ये देखिए मैं ब्लॉकेज बना के दिखा रहा हूँ कैसा दिखता है। ये 0 ब्लॉकेज है 10 साल की उम्र में, ये थोड़ा सा ब्लॉकेज हुआ और ब्लॉकेज हुआ और ब्लॉकेज हुई और ब्लॉकेज हुई, ये देखिए 80% तक करीब ब्लॉकेज हो गया, ये हार्ट का मरीज हो चुका है। तो हार्ट के मरीज का प्रॉब्लम क्या है कि उसकी ट्यूब्स अंदर से ब्लॉक होता जा रहा है, चर्बी जमते जा रही है। तो आदमी बोलता है सर मेरे को क्यों हुआ ये ब्लॉकेज, ये बताइए क्या कारण है मेरे पास। मैं हर वक्त वो एंगल से देखता हूँ कि पेशेंट को क्या हम चेंज कर सकते हैं। पूरा दुनिया की रिस्क फैक्टर्स तो है ही है, पर मैं उस मरीज जो बोलता है मेरे को हार्ट की बीमारी हुई मैं क्या करूं, तो उसके लिए मैं देखता हूँ रियल रीजन कौन सी है। और आपको मैं बता दूं, ये जो ब्लॉकेज है ये अगर बढ़ता जाए तो ब्लॉकेज के ऊपर एक पर्दा होता है, वो एक दिन फट जाता है और हार्ट अटैक हो जाती है। हार्ट के मरीज को एक ही डर रहता है, ये ब्लॉकेज 20% है, 40% है, 60% है, एक दिन इसके ऊपर का इंटीमल मेम्ब्रेन है वो बर्स्ट करता है और इमीडिएटली यहाँ पे क्लॉट आ जाती है, और ये क्लॉट होते ही 100% ब्लॉक होता है, इसको बोलते हैं हार्ट अटैक। तो हार्ट का पेशेंट बोलता है मेरी इतनी ब्लॉकेज क्यों हुई और आगे हार्ट अटैक ना हो उसका बंदोबस्त बताइए। तो हम लोग एक छोटा सा चार्ट बनाए कि किस वजह से हार्ट की बीमारी होती है। तो अगर आप देखेंगे इसमें डिपॉजिट क्या चीज करती है, डिपॉजिट करती है कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड, चर्बी डिपॉजिट करती है। ब्लड प्रेशर शुगर डिपॉजिट नहीं करती है, डिपॉजिट करती है कोलेस्ट्रॉल जो एक तरह की चर्बी है। और ये कोलेस्ट्रॉल खाने में सिर्फ एक तरह के खाने में पाया जाता है, वो है एनिमल फूड। मतलब जितने तरह के मीट है, मछली है, चिकन है, मटन है, और दूध भी एनिमल फूड है, पर दूध में से मलाई निकाल लो तो कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। तो पहला कारण है खून में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होना, वो चाहे खाने की वजह से हो चाहे बॉडी में बन रहा हो। दूसरा है ट्राइग्लिसराइड, ये है तेल। ये तेल का मात्रा चाहे कोई भी तरह का तेल हो उसको ट्राइग्लिसराइड ही बोला जाता है, चाहे सफोला, कर्नोला, धारा, सनड्रॉप, मूनड्रॉप, गोल्ड ड्रॉप, सीकार, वाइटल, ऑल ऑफ देम आर ट्राइग्लिसराइड्स। और जो नट्स होते हैं उसमें भी ऑयल काफी होती है। तो ये 2 आइटम ब्लॉकेज बनाती है। तो हमारे लोगों को हम लोग बोलते हैं इन दोनों आइटम की सप्लाई बाहर से बंद करो, इसके लिए हम लोग बोलते हैं 0 ऑयल का खाना खाओ, नॉन वेज बंद करो, दूध में से मलाई निकालो। अच्छा, अब इनको ये तो डिपॉजिट करती है, इनकी स्पीड को बढ़ा देता है ब्लड प्रेशर, इनकी स्पीड को बढ़ा देता है शुगर, इनकी स्पीड को बढ़ा देता है मोटापा, स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस। तो ये सब है स्पीडिंग फैक्टर। तो ब्लॉकेज को बनाता है ये 2 आइटम, बाकी लोग स्पीड बढ़ा देती है। मतलब अगर 50 साल में कोई को हार्ट की बीमारी होना था, उसको बीपी क्रिएट कर दो तो वो 45 साल में हो जाए, उसको शुगर दे दो तो 40 साल में हो जाए, उसको मोटापा और स्मोकिंग करवा दो 30 साल में हो जाए। तो मतलब दे एनहांस द स्पीड ऑफ द ब्लॉकेज। और जो लोग ब्लॉकेज को रिवर्स कर सकते हैं उनका देख लेते हैं, इनके एब्सेंस से हार्ट की बीमारी होती है। जैसे खाने में हम लोग बोलते हैं बिना तेल का खाना खाओ, प्लांट बेस्ड खाना खाओ, और बहुत सारा फाइबर, फ्रूट्स और वेजिटेबल से खाओ, योगा करो, वॉकिंग करो, HDL को बढ़ा दो, तो आपको रिवर्सल के इस फेज में हम ले जा सकते हैं। तो हार्ट की बीमारी को हम लोग बोलते हैं बड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का चीज है।
एक कारण नहीं है, मल्टीपल कारण है, और इनमें से सारे के सारे होनी जरूरी नहीं है, 1 2 3 कोई भी हो जाए वो ब्लॉकेज बना सकता है। पर मेन जो फोकस है वो है चर्बी और उनको मदद करने वाले लोग। तो हम लोग की एम रहती है कि सारे रीजंस को देखें और उनके लिए जो जो रीजंस है उनको हम ठीक कर लें। सो दिस इज हाउ आई लुक एट द रियल रीजंस ऑफ हार्ट डिजीज। और ये मैं ही एजुकेशन करता हूँ मरीजों को कि भाई ये नॉलेज आपके पास क्लियर होनी चाहिए, आपके पास कौन सी गड़बड़ियां हैं। तो बहुत खूब डॉक्टर बिमल, आपने बड़ा क्लियरली हमारे को बताया कि ब्लॉकेज, और मेरे को लगता है दोस्तों ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं, आप इसको रिप्ले करके देख लेंगे, क्योंकि बिमल जी ने बहुत ही कम समय में हमें इतना जानकारी दी है। और स्पेशली चर्बी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इस पे थोड़ा अवेयर रह के, खून में जो आपका कोलेस्ट्रॉल है इसके प्रति अवेयर रह के आप इस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। मैं डॉक्टर राजीव से भी जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से डॉक्टर राजीव क्या लगता है आपको कि इंडिविजुअल लेवल पे अगर किसी को प्रिवेंशन करना है हार्ट डिजीजेस का, तो क्या क्या बातों का ध्यान रखा जाए, आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? इंडिविजुअल लेवल या पॉपुलेशन लेवल, पहले अपन इंडिविजुअल लेवल की बात करेंगे तो उसमें रिस्क फैक्टर्स जो डॉक्टर साहब ने बताए, डॉक्टर विमल ने बताए, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। और रिस्क फैक्टर्स में जो चीज़ों को अपन रिवर्स कर सकते हैं, जैसे कि एक तो है एज को अपन कुछ नहीं कर सकते, दूसरा है जीन्स, उसके बारे में आज की तारीख में तो कुछ नहीं कर सकते। तो रिस्क फैक्टर रिवर्स कर सकते हैं, उसमें सबसे फर्स्ट जो इजीली रिवर्सिबल है वो है स्मोकिंग या टोबैको। स्मोकलेस टोबैको एंड स्मोकिंग दोनों इतने ही खराब हैं हार्ट के लिए, जिससे कि डैमेज होता है। जितने भी अध्ययन हुए हैं, यंग एज में जो हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, करीब 40% के अंदर स्मोकिंग टोबैको यूज इसका एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। तो स्मोकिंग और टोबैको का प्रयोग खुद भी नहीं करें, प्राइमरी स्मोकिंग, सेकेंड हैंड स्मोकिंग जो कुछ कर रहा है उसके साथ बैठे भी नहीं, और टर्शरी स्मोकिंग जो दूर तक स्मोकिंग का आपके पास धुआं नहीं होना चाहिए। सरकार ने इसके लिए बहुत सारे नियम लागू किए हैं, अपन सब इसके बारे में ज्ञान देते हैं, सब इसके बारे में जानते हैं। और स्मोकिंग जो किसको हैबिट फॉर्मिंग या एडिक्शन हो जाता है, उसके लिए स्मोकिंग सजेशन थेरेपीज भी अवेलेबल है, साइकोलॉजिकल थेरेपीज हैं, दवाइयाँ हैं, जिससे कि आप स्मोकिंग छोड़ सकते हैं। खाने पीने के बारे में तो डॉक्टर विमल छाजेड़ अभी और बताएंगे, क्योंकि फूड सबसे इम्पोर्टेंट बात है, फैट कंटेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। थर्ड थिंग विच आई थिंक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज फिजिकल एक्टिविटी। सभ्यता की वजह से फिजिकल एक्टिविटी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। पहले हम लोग रोज पैदल चलते थे 10-15 हज़ार कदम, अब मैं लोगों से पूछता हूँ कि कितना चलते हो, कोई कहता है 500 चलता हूँ, कोई बड़ी गर्व से कहता है साहब 3000 कदम चलता हूँ। हमने कहा कि 3000 कदम तो कोई आदमी ऐसे ही चल लेगा। तो इसलिए चलना या वॉकिंग बहुत आवश्यक है। अपन ने देखा है कि जो सभ्यताएं हैं, खासकर वेस्टर्न सिविलाइजेशन, उसमें वॉकिंग के प्रति आकर्षण बढ़ता जा रहा है। इट इज बिकम मोर अट्रैक्टिव टू वॉक, मोर अट्रैक्टिव टू साइकिल। साइकिलिंग, कोविड का जो एपिडेमिक आया है, साइकिल्स का बाढ़ आ गई। और बड़ी अच्छी बात है ये कि साइकिलिंग का प्रचलन खासकर युवा पीढ़ी में बहुत ज़्यादा हो गया। तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइको सोशल स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत मुश्किल चीज़ है, पर योगा से, जो अपन अपनी पुरानी योग की क्रियाएं हैं उन सब से स्ट्रेस मैनेजमेंट भी हो सकता है, स्ट्रेचिंग भी हो सकता है, एक्सरसाइज भी हो सकती है। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो 3 मेजर रिस्क फैक्टर्स की बात हुई, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, अगर आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेंगे, किसी भी दवाई से कंट्रोल करें, ये नहीं कि कोई स्पेशल दवाई है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल इज क्रूशियल। ब्लड प्रेशर आइडियली ऊपर वाला 120 से कम रहना चाहिए, 125 120 के नीचे रहना चाहिए, नीचे वाला 80 से कम रहना चाहिए, 75 से 80 के बीच में, और 140 और 90 से ऊपर तो कभी होना ही नहीं चाहिए। तो आई थिंक ब्लड प्रेशर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल। फिर कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट, तो कोलेस्ट्रॉल में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो खराब वाला है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, उसका मैनेजमेंट करना आवश्यक है। और ट्राइग्लिसराइड्स खाने पीने से तो होता ही है, पर दवाइयाँ भी आती हैं, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल करने की दवाई भी आती हैं, जिसमें ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है, चिकित्सक की सलाह से उसका काम करना चाहिए। और अल्टीमेटली ब्लड शुगर, तो इंडिविजुअल लेवल पे मैं सबको कहता हूँ कि 3 लाइफस्टाइल रिस्क फैक्टर्स, स्मोकिंग, डाइट और फिजिकल एक्टिविटी, और 3 बायोलॉजिकल रिस्क फैक्टर्स, हाई ब्लड प्रेशर, लिपिड्स और डायबिटीज,
इन सब का मैनेजमेंट बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों ये बेहद ज़रूरी है कि 40% जो पेशेंट्स हैं वो स्मोकिंग और टोबैको यूज़ के कारण हार्ट डिजीजेस में आते हैं। दोस्तों वॉकिंग करिए, साइकिलिंग करिए, योगा को अपनी ज़िंदगी का पार्ट बनाइए, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखिए। दोस्तों अब हम ये भी जानना चाहेंगे डॉक्टर बिमल से कि डाइट को लेकर डॉक्टर बिमल आप क्या समझाना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मैं फिर से वही स्लाइड में ला रहा हूँ आपको कि बीमारी के हम लोग बोलते हैं मल्टी फैक्टोरियल डिजीज है। बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में मैंने अभी आपको दिखाया है कि कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है। इनमें से डाइट के एमिनेबल कौन है? कोलेस्ट्रॉल डाइट से चेंज हो सकता है, ट्राइग्लिसराइड चेंज हो सकता है, बीपी शुगर में भी डाइट का बड़ा रोल है, मोटापा कम करने में डाइट का रोल है, जीरो ऑयल खाना इसमें भी डाइट की, फ्रूट वेजिटेबल खाएंगे भी डाइट का पार्ट है। तो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ओवरऑल देखते हैं, हम लोग बोलते हैं काम करो, मेरे को सारे के सारे को खत्म करके दो, एक भी फैक्टर को हम कंट्रोल नहीं करें ऐसा ना हो। तो हम, क्योंकि हम लोग हार्ट के पेशेंट्स को, आज हमारे पास करीब 2.5 लाख हार्ट के पेशेंट चल रहे हैं जिनको हमने बोला आपको हार्ट अटैक नहीं करने देंगे या उनको हम लाइफस्टाइल से ठीक रखेंगे, उनको ऑपरेशन नहीं करने देंगे। उसका मेजर काम हमने क्या किया है? ये सारे फैक्टर्स को कंट्रोल करना है। और इसके लिए मैंने एक नया चार्ट बनाया, अगर आप चार्ट को देखना चाहेंगे तो ये जो चीज है इसमें हमने देखा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हम लोग को करना है वो कौन कौन करेगा। लोगों के अंदर मैं क्या करूं, वो क्या करें, मैं बोला देखो तीनों की रोल है। डॉक्टर्स की कुछ रोल है, कुछ पेशेंट का हिमसेल्फ रोल है और कुछ फैमिली का रोल है। तो डॉक्टर का रोल क्या होना चाहिए कि भाई आप कोलेस्ट्रॉल की दवाई दे दो, एजुकेट तो करो ही करो, उसके संग कोलेस्ट्रॉल कम कर दो, उसके संग ट्राइग्लिसराइड की दवाई दे दो, उसके संग ब्लड प्रेशर हो तो उसको कंट्रोल कर दो, शुगर हो तो उसको कंट्रोल कर दो, एंजाइना हो तो उसको कम कर दो, ब्लड पतला करने की दवाइयां दे दो, एचडीएल बढ़ाएगा, अपने आप ही बढ़ जाएगी अगर ये सब करेगा तो। और पेशेंट को हम लोग बोलते हैं आप वॉकिंग करो हर दिन 35 मिनट्स, उसके संग योगा करो, उसकी बहुत बड़ी रोल है स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी। और उसके संग हम लोग स्मोकिंग अल्कोहल बंद करवाते हैं। वेट कम करने के लिए हम लोग एक डाइट बनाए, जादू डाइट, और उनको हम लोग कैलोरी के बारे में पूरी सिखाते हैं और तनाव कम करने के लिए एजुकेट करते हैं। अब उसके साथ आते हैं असली बात, जो डाइट का पार्ट है वो हम लोग फैमिली के खाने में दे देते हैं, बोलते हैं फैमिली की काम है। तो क्या क्या खाने में हमको चेंज चाहिए? एक तो चाहिए 100% वेजिटेरियनिज्म, नॉन वेज फूड और दूध, ये दोनों एनिमल फूड है, फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल है। तो वेजिटेरियन उनको हम बना देते हैं, बोलते हैं जो भी हो आपको नॉन वेज खाने हम नहीं देंगे। लोग बोलते हैं भाई चिकन मटन से अच्छा, हम बोलते हैं दोनों खराब है, हमको जीरो में ला दो, हमें कोई भी कोलेस्ट्रॉल वाली प्रोडक्ट नहीं चाहिए। तो नॉन वेज खाना हम लोग बंद करवा देते हैं, 100% वेजिटेरियन बनाते हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल की इंटेक खत्म रहती है। दूध में से भी कोलेस्ट्रॉल आती है तो दूध का हम लोग सारी मलाई निकलवा देते हैं, स्किम्ड मिल्क में फैट फ्री मिल्क ले जाते हैं। ड्राई फ्रूट्स भी, हाँ हम लोग जीरो ऑयल बोलते हैं, बोलते हैं ऑयल जो है हमारे बॉडी की जितनी जरूरत है नेचर ने हर खाने में डाल के रखा है, आपको बाहर से तेल डालने की कोई जरूरत नहीं, कुकिंग में कोई तेल ना डालिए। इसके लिए हम लोग ने डेवलप किया जीरो ऑयल कुकिंग। एक बात बहुत क्लियरली समझिए, एक चम्मच तेल आप मुंह में डाल के देखिए, कोई टेस्ट नहीं होता है। ऑयल का कोई टेस्ट नहीं है, लोगों की गलत फहमी है, टेस्ट होता है मसालों का। मसाले को भूनने के लिए ये सिखाया गया कि तेल से भुना जाता है, तरह तरह की तेल है, कोई भी तेल ले लो। हम लोग ने इसको पानी से मसाले को भूनने का तरीका निकाला है, जीरो ऑयल कुकिंग करके हमने कुकिंग प्रोसेस निकाला है, जहां पे हम लोग सिखाते हैं गृहिणी को कैसे बिना तेल के खाना बन जाएगा। मसाले सेम होंगे, टेस्ट सेम टू सेम होगा। और अगर टेस्ट सेम है तो ऑयल है या नहीं है क्या फर्क पड़ता है? और ऑयल है ट्राइग्लिसराइड, उसकी सप्लाई बाहर से बंद करना पड़ता है। और जब हम रिवर्सल की बात करते हैं, हम बोलते हैं कोई फैट की बाहर से इनटेक ही बंद कर दो, जो ज्यादा फैट वाले वो तो सारे बंद करो। उसमें हम लोग ड्राई फ्रूट्स भी बंद करवा देते हैं। ड्राई फ्रूट्स में आपको मालूम है काजू में 50% तेल है, आलमंड में 60% तेल है, अखरोट में, वॉलनट में 64% तेल है। हम बोलते हैं जब तेल बंद कर रहे हैं, एक बहुत सिंपल सी लॉजिक हम समझाते हैं, हम मूंगफली का तेल बंद कर रहे हैं और मूंगफली दे दें तो एक ही तो बात हो गई, 40% उसमें तेल है। तो हम लोग तेल बंद करवाते हैं, ड्राई फ्रूट्स बंद करवाते हैं। हाँ, हमारे बॉडी की फैट की जरूरत जहां से आएगी उसका क्वेश्चन आता है तो हम बोलते हैं गॉड ने, नेचर ने हर खाने के अंदर थोड़ी थोड़ी तेल डाली है, उसको बोलते हैं इनविजिबल ऑयल। उससे हमारी जो 10% कैलोरीज फैट से आना चाहिए वो आ जाता है। और उसके साथ देते हैं बहुत सारे फ्रूट्स और बहुत सारे वेजिटेबल्स। तो अगर ये सारे चीजें डाइट में वो लोग कर लेते हैं तो सारी बात हो जाती है। मतलब हमने चारों तरफ से ऐसा कर दिया कि पेशेंट को करना ही पड़ेगा,
परिवार इन्वॉल्व है, डॉक्टर इन्वॉल्व है, पेशेंट को खुद को इन्वॉल्व करना होता है, तो इट वर्क्स वेरी वेल टू प्रिवेंट एंड रिवर्स हार्ट डिजीज। तो दोस्तों, जैसे डॉक्टर बिमल छाजेर ने हमारे को डिटेल में ये बताया है, और YouTube पे हमारा जो वीडियो है आप वो लगातार देखते रहिएगा। जब भी आपको ये बातें अगर आपके दिमाग से स्किप होती हैं, पहला सुख का जो YouTube चैनल है उसको आप आज ही सब्सक्राइब कर लें, आपको ये वीडियो वहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। दोस्तों, डॉक्टर बिमल छाजेर ने हमारे को क्लियरली बताया कि खून में कोलेस्ट्रॉल इज द मेन चैलेंज। इस पे हमारे को थोड़ा सा देखना होगा दोस्तों। जीरो ऑयल, कई लोगों को ये ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, पर अभी डॉक्टर छाजेर हमारे को समझाएंगे कि कैसे किया जा सकता है। लाइव डेमो वो आपको दिखाएंगे दोस्तों। नट्स अपनी जिंदगी से निकालिए, नॉनवेज, दूध में नो मलाई, और हमारे को जो स्पीड अप फैक्टर्स हैं जो आप डॉक्टर छाजेर ने हमारे को पहले बताए थे कि शुगर और मोटापा, ये सब, इसका ध्यान रखिए और निश्चित ही आपका हार्ट हेल्दी होगा। दोस्तों, हम जानना चाहेंगे अब थोड़ा जो हार्ट डिजीजेस का मैनेजमेंट है डॉक्टर राजीव गुप्ता जी से, कि आपको क्या लगता है डॉक्टर राजीव गुप्ता जी की चैलेंजेस क्या फेस कर रहे हैं एक्सपर्ट मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर, ये जो हार्ट डिजीजेस को लेकर है, जैसे इरेगुलरिटी इन मेडिसिन होता है, ऐसे तमाम चीजें होती हैं। आपको क्या लगता है डॉक्टर राजीव गुप्ता जी? हार्ट डिजीज प्रिवेंशन पिरामिड बनाया हमने, और इसमें आप सबसे ऊपर देखेंगे, इसको हम एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज मैनेजमेंट या सेकेंडरी प्रिवेंशन बोलते हैं। पर ये सब जो बातें हैं, इसके बड़े पिरामिड जो है बहुत गहरा है, और अगर आप पूरे पिरामिड को देखेंगे तो सोशल डिटर्मिनेंट्स, पॉवर्टी, इलिटरेसी, इसकी बड़ी भारी समस्या है, जिसकी वजह से रोगी जो है हॉस्पिटल तक पहुंच ही नहीं पाता है। दूसरी बात, फाइनेंसिंग पॉलिसीज, उसकी बड़ी भारी इम्पोर्टेंस है। अगर फाइनेंसिंग नहीं होगा तो गरीब व्यक्ति जो अपना इलाज, हार्ट डिजीज का जो इलाज है, जो दवाइयाँ हैं, लाइफस्टाइल्स हैं, ये सब बड़ा महंगा है, सस्ता नहीं है, और उसको अगर प्रॉपर फाइनेंसिंग नहीं होगा तो उसका इलाज नहीं हो पाएगा। तो दो तरह की हार्ट की बीमारियां होती हैं। एक तो हम बोलते हैं एक्यूट हार्ट डिजीज या हार्ट अटैक्स, जिसको कि अपने को हार्ट अटैक की बीमारी हो जाती है, उसका तो इमीडिएटली कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ता है। कई लोग दवाइयाँ देते हैं, कई लोग एंजियोप्लास्टी करते हैं, और अगर बीमारी और कॉम्प्लेक्स होती है तो उसका फिर कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी भी होता है, जिससे कि लाइफ स्पैन बढ़ सकता है। उसके बाद में जो स्टेज है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइफस्टाइल, और लाइफस्टाइल के बारे में अपन बात कर ही रहे हैं, पर जो दवाइयाँ हैं वो भी बहुत आवश्यक है। और ये हर एक व्यक्ति को, जो हृदय रोगी है, उसको समझना पड़ेगा कि जो बीमारी हुई ये किसी बाहरी कारण की वजह से तो हुई, पर जो अंदरूनी कारण है, अपना जो रक्त, अपना जो ब्लड, देयर इज सम प्रॉब्लम इन आवर ओन सेल्फ, तो उसको अपने को लाइफ लॉन्ग कुछ ना कुछ उसके लिए इंतजाम करना पड़ेगा। लाइफ लॉन्ग लाइफस्टाइल कंट्रोल, लाइफ लॉन्ग टोबैको मैनेजमेंट, लाइफ लॉन्ग ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट, लाइफ लॉन्ग लिपिड कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट, और कुछ दवाइयाँ हैं खून पतला करने की, वो जिंदगी भर खानी पड़ती। इसलिए दवाओं का जो सहारा तो लेके ही जिंदगी निकलती है, ये बहुत आवश्यक है। लाइफस्टाइल जो है वो तो इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती ही है। बिल्कुल, आपने जो समझाया डॉक्टर राजीव, और ये इन चीज़ों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। व्यूअर्स, आप इन स्लाइड्स को दोबारा देख सकते हैं। ये जो फैक्टर्स हैं ये बेहद इम्पॉर्टेंट है। इतने सालों की रिसर्च, इतने सालों की समझ हमारे को कुछ मिनटों में आप तक पहुंचाने का ये मतलब मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन पल कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, कई बार आजकल सारे जो लोग हैं वो 2 मिनट्स नूडल में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, और कई बार व्हाट्सएप के फॉरवर्ड्स और फेसबुक पे कुछ पढ़ लिया, उससे आपको इतना सीखने को नहीं मिलेगा। पर जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी हार्ट के ऊपर लगाई है, इतना अपना एक्सपीरियंस है, उनकी बातों को आप सुनिए दोस्तों, अपनी जिंदगी में लगाइए, निश्चित ही बदलाव आएंगे आपके। और हमारा जो पहला सुख का इनिशिएटिव है वो इसी के लिए है कि हम रोग पे काम नहीं करते, रोगी पे काम करेंगे, और पहले इंसान पे काम करेंगे, लाइफस्टाइल पे काम करेंगे। और डॉक्टर छाजेर से बेहतर कौन जान सकता है इस बात को, क्योंकि उनका जो सावल का जो इनिशिएटिव है, द साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग। मैं जानना चाहूंगा आपसे डॉक्टर छाजेर कि सावल सेफ्टी सर्कल और हार्ट अटैक प्रोटेक्शन स्कोर, ये जो HAPS है,
इसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स को बताइए, और आप डॉक्टर छाजेर की वेबसाइट पे जाकर भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ओवर टू यू डॉक्टर छाजेर, आप बताइए इसके बारे में। देखिए, हार्ट की बीमारी बढ़ते जा रही है डिस्पाइट कि हमारे मेडिकल साइंस की प्रोग्रेस हो रही है, और इसका मेजर कारण है लोगों तक हम एजुकेशन नहीं पहुंचा पा रहे हैं। स्कूल कॉलेज में सिखाया नहीं जाता है, और यूजुअली ये होता है कि लोगों को कोई बेसिक नॉलेज नहीं होता है, और ये माना जाता है भाई डॉक्टर्स बताएंगे, तो डॉक्टर्स के पास इतनी टाइम नहीं होती है, इमरजेंसी संभालने में ज्यादा लगे रहते हैं। तो हमको लगता है कि हेल्थ एजुकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू कवर टू कंट्रोल हार्ट डिसीज, और इसके लिए हम लोग ने बहुत एफर्ट किया। 25 साल तक हम लोग हार्ट की बीमारी के ऊपर काम कर रहे हैं, और हम लोग ने बहुत सिंप्लीफाइड निष्कर्ष निकाला। और मैं एक स्लाइड आपको और दिखाना चाहता हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं साउल सेफ्टी सर्कल। ये सर्कल को आपको एक बार मैं दिखाऊंगा तो आपको क्लियरिटी होगी ये सर्कल का क्या मतलब है। ये हमारी साउल सेफ्टी सर्कल है। हम लोग बोलते हैं भाई जितने ब्लॉकेज के कारण है उनको सजा लेते हैं। देखिए, ये मेडिकल कॉजेज है, डाइटरी कॉजेज है, और ये हैबिट्स और बिहेवियर वाले कॉजेज है। 3 कलर में हमने डाला है। अब देखिए, कोलेस्ट्रॉल को हमने किस हिसाब से सजाया। कोलेस्ट्रॉल खून में होती है, तो हम लोग बोलते हैं 130 से 180 तक नॉर्मल हम लोग लिखते हैं। तो अगर आप 150 के ऊपर रखते हो तो आप ब्लॉकेज बढ़ा रहे हो। आप अगर 150 से 130 के बीच में रख रहे हो तो ब्लॉकेज को रोक रहे हो, और अगर 130 के नीचे रखते हो तो आप ब्लॉकेज को रिवर्स करते हो। सेम विथ ट्राइग्लिसराइड, हम लोग बोलते हैं 160 से 130 के बीच में रखोगे तो आप रेड में हो, डेंजर जोन में हो, ब्लॉकेज बढ़ेगा तो एक दिन हार्ट अटैक होगा। आप अगर प्रिवेंशन स्टेज में रखना चाहते हो तो आप 130 से 100 के बीच में लाओ, और 100 से नीचे रखोगे तो रिवर्सल फेज में। वैसे ही कोलेस्ट्रॉल एचडीएल रेशियो में हम लोग बोलते हैं 25% से ज्यादा एचडीएल होनी चाहिए। ब्लड प्रेशर 120 और 80 होनी चाहिए। शुगर के लिए हम लोग बोलते हैं 3 महीने का शुगर 6.5 से कम, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन 6.5 से कम रखो, और उसके संग वेट को बीएमआई 24 तक ला के रखो। तो ये मेडिकल पैरामीटर्स अगर कोई ला दे तो उसकी काफी हद तक सॉल्व हो सकता है बात को। और उसके साथ हम लोग बोलते हैं आप एक काम करो, वेजिटेरियन अगर आप 100% हो सकते हो तो रिवर्सल की तरफ जा रहे हो, अगर आप 90% हो तो आप प्रिवेंशन में हो, और 70% या उससे कम हो आप नॉन वेज ही खाते रहे तो फिर आपका रिवर्सल होना बहुत मुश्किल है। और उसके संग हम लोग बोलते हैं मिल्क, और मिल्क प्रोडक्ट में भी हम लोग बोलते हैं डबल टोन मिल्क अगर 200 ग्राम से कम लेते हो तो ग्रीन जोन में हो, और उसके बाद येलो जोन और रेड जोन। और फ्रूट्स अगर हर दिन खाते हो तो आप ग्रीन जोन में हो। स्ट्रेस 50% से कम, अननेसेसरी टेंशन लेना कम कर दिया, योग किया, स्मोकिंग या टोबैको को बंद कर दिया, वॉकिंग हर दिन किया, योग किया हर दिन कम से कम 5 दिन एक वीक में किया, तो आप ग्रीन में आ गए। तो हम हार्ट के पेशेंट को समझाते हैं कि अगर आप रेड पे चलोगे तो आपकी ब्लॉकेज बढ़ती जाएगी और एक दिन हार्ट अटैक की तरफ पहुंच जाओगे। अगर आप येलो में ले आओगे तो प्रिवेंशन है, तो जो हार्ट का मरीज नहीं है वो प्रिवेंशन में आ जाए। और जो हार्ट का मरीज हो चुका है, जिसको डिक्लेयर कर दिया कि तुम्हारी 80-90 ब्लॉकेज है, उनको हम बोलते देखो जब इमरजेंसी में आ गए, हार्ट अटैक हो गया, तब तो जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना। पर अगर अभी तक इमरजेंसी नहीं आई है तो आगे इमरजेंसी ना हो उसके लिए आप ब्लॉकेज को रिवर्सल करना चालू करो, और इसके लिए सेफ्टी सर्कल बनाई गई है। ये देखा गया है कि कोई ग्रीन जोन में आ जाए तो 99.9% सेफ हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको आदमी बोलता है सर मैं डे टू डे कैसे मॉनिटर करूं, मैं कहाँ पे हूं, तो उसके लिए हमने एक स्कोर बना दिया है। इसको बोलते हैं हार्ट अटैक प्रोटेक्शन स्कोर। देखिए, रिस्क स्कोर बहुत सारे हैं मेडिकल साइंस में, प्रोटेक्शन स्कोर नहीं है। तो प्रोटेक्शन स्कोर में हमने बहुत सिंपल सी चीज लगाई है कि भाई आपकी कोलेस्ट्रॉल अगर आप -200 से ऊपर रखते हो तो माइनस स्कोर हो गया, और अगर 180 से 120 के अंदर है तो 0 है, 150 से 130 के बीच में तो 1 स्कोर है, 130 से 150 के बीच में तो 2। इस तरह से हमने हर स्कोर को बढ़ा बढ़ा के दिखा दिया कि अगर आप बढ़ा सकते हो, अगर आप स्कोर को बढ़ा, आपका यदि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रहेगा तो आपका स्कोर कम होता जाएगा, और अगर कोलेस्ट्रॉल कम रखेंगे तो आपकी स्कोर बढ़ेगी। तो आप इतने सारे चीजों को अगर स्कोर आप 38 से ज्यादा रखोगे तो हार्ट अटैक होना बहुत मुश्किल है, और जो लोग बहुत कम 25 से कम स्कोर रखेंगे उनको हार्ट अटैक हो जाएगा। तो एक आदमी, हम लोग इसके ऊपर ऐप भी डेवलप कर रहे हैं, एक आदमी अगर अपने आप को हाई स्कोर ले जाए तो उसकी अगर जैसे वो आज वॉक किया तो उसकी स्कोर 3 बढ़ गई, अगर वो आज अपनी खाने में बिना तेल का खाया तो स्कोर बढ़ गया, अगर वो वेजिटेरियन से नॉन वेज हो गया तो उसकी स्कोर कम हो गई। तो वो आदमी डे टू डे अपने आप को मॉनिटर कर सकता है कि मैं आज कहाँ पे हूँ,
अच्छे तरफ जा रहा हूँ, खराब की तरफ जा रहा हूँ। तो ये दोनों स्कोर हमने बनाई है साउल में, और हमको लगता है इस तरह की इंडिविजुअलाइज्ड जो अपने को सेल्फ असेसमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आदमी अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, और ये सारे प्रोटेक्शन स्कोर हमारे वेबसाइट saul.com से कोई ले सकता है। सावल का मतलब है साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग, मतलब आर्ट ऑफ लिविंग से योग, मेडिटेशन, हजारों तरह की कुकिंग, जीरो ऑयल का कुकिंग, ये आर्ट ऑफ लिविंग का पार्ट है। स्ट्रेस मैनेजमेंट आर्ट ऑफ लिविंग है, और साइंस ऑफ लिविंग से हमने मेडिकल साइंस की दवाइयां, मेडिकल साइंस की टेस्ट सारे लिए हैं। तो इट्स ऑल अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। और इससे बेहतरीन बात क्या हो सकती है डॉक्टर छाजे कि साइंस को आर्ट ऑफ लिविंग के साथ आपने कंबाइन किया और आपकी मेहनत इसमें दिखती है। कितनी आपने मेहनत करके इन सारी चीज़ों को डेवलप किया होगा। और निश्चित ही दोस्तों, हमारी इस दौड़ भाग की जिंदगी में समय कहाँ है, समय नहीं रहता है। लोग बहाना बनाते हैं, अरे हम चाहते हैं ये करें वो करें। पर ये जो ऐप है ये जल्द ही आपके समक्ष आएगी दोस्तों, और आप प्लीज़ साओल को सर्च करिए इंटरनेट पे, डॉक्टर छाजेर को सर्च करिए, और उनकी वेबसाइट पे आप ये चार्ट्स ज़रूर अपने मोबाइल में रखिए और देखते रहिए दोस्तों। ऐप का भरपूर उपयोग करिएगा, और जो इंडिविजुअल एक मॉनिटरिंग होती है उससे तो बेहतरीन बात और कुछ हो ही नहीं सकती है। तो डॉक्टर राजीव गुप्ता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि किस तरीके की एक्सरसाइजेस हार्ट डिजीजेस के लिए आप रिकमेंड करेंगे अपने अनुभव से? एक्सरसाइजेज का जो वो है कहना है, जो व्हाट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज आर इम्पोर्टेंट, 3 तरह की एक्सरसाइजेज मैं सबको बताता हूँ। एक तो होती है डायनामिक एक्सरसाइजेज, आपको वॉकिंग करना चाहिए, वॉकिंग, साइकिलिंग, कुछ भी करें, कम से कम 30 to 40 मिनट्स वॉकिंग का एक्सरसाइज करें या वो करें। जो हृदय के रोगी नहीं है वो तो दौड़ भी लगा सकते हैं या स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। जो हृदय के रोगी हैं, जिनको रिसेंटली हार्ट अटैक हुआ है, उनके लिए वॉकिंग अच्छा है। और जिनको हार्ट अटैक हुए 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, फिजिकली एक्टिव है, हार्ट की क्षमता या हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन अच्छा खासा है, वो लोग स्विमिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, इवन लोग बाग हार्ट अटैक के बाद में माउंट एवरेस्ट तक पहुंच गए। तो इसलिए ये सब बातें भी पॉसिबल है, पर उसके साथ में अपने को थोड़ी सी स्टैटिक एक्सरसाइजेस भी आवश्यक है। स्टैटिक एक्सरसाइज का मतलब है कि मसल्स के एक्सरसाइजेस, थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग करें जिससे कि आपकी मस्कुलर डेवलपमेंट हो, क्योंकि मसल डेवलपमेंट जब होता है तो उससे भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है, और कई तरह के पदार्थ बॉडी के अंदर पैदा होते हैं, एंडोर्फिन्स वगैरह, उससे फायदा होता है। और थर्ड थिंग है बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस। अपन भूल जाते हैं कि अपनी उम्र बढ़ती जा रही है, और 60 साल के बाद में यदि आप बैलेंसिंग एक्सरसाइज करें, बैलेंस करने की, जिसमें योग प्रमुख है, नटराज की जो वो है इमेज है वो बड़ी अच्छी है बैलेंसिंग एक्सरसाइज सीखने के लिए। तो बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस करें, स्टैटिक एक्सरसाइज करें और वॉकिंग करें, तीनों का मिक्सचर करेंगे, तब जाके कंप्लीट फिजिकल एक्टिविटी का प्रोग्राम डेवलप होगा। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप सिर्फ वॉकिंग कर रहे हैं तो प्लीज मसल ट्रेनिंग को भी चालू कर दीजिए। लॉकडाउन में पॉसिबिलिटी होती है कि हम सिर्फ वॉक करके रह जाते हैं, कई बार जिमिंग भी हमारी छूट चुकी है, वापस से ज्वाइन करिए और बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस को आप अपनी जिंदगी में जोड़िए। राजीव जी, मैं ये भी पूछना चाहूँगा आपसे कि जो हार्ट पेशेंट हैं उनको किस तरीके से एडुकेट किया जा सकता है और उनके परिवार को क्या बताया जा सकता है? डॉक्टर विमल ने काफ़ी सारी बातें बताई परिवार को ट्रेनिंग करने के लिए रिस्क फैक्टर्स के ऊपर। पर 2 बात, फैमिली सपोर्ट बहुत आवश्यक है, इसमें कोई शक नहीं। और इसमें जो कन्वेंशनल एजुकेशन के जो तरीके हैं वो तो हैं ही अपने पास। आप समझा रहे हैं, पेशेंट्स को टाइम दे रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी से कितना इम्प्रेस हुआ, इसका ये बड़ा भारी प्रश्न है। तो वी नीड टू इम्प्रेस अपॉन द पेशेंट दैट दीज थिंग्स आर एसेंशियल, ये तो करना ही पड़ेगा आपको। और उसके अलावा आजकल टेक्नोलॉजीज का बहुत सपोर्ट हो गया है, और टेक्नोलॉजी सपोर्ट खासकर जो सेल फोन है, मोबाइल फ़ोन है, उसमें रिमाइंडर्स के मैसेजेस आते हैं। सबसे सिंपल तो ये है कि अलार्म, वॉकिंग कितना किया, तो उससे ज़्यादा ये आवश्यक है कितने स्टेप्स आपने प्रतिदिन चले। तो स्टेप काउंटिंग हर एक व्यक्ति को अपने फ़ोन में ऑन रखना चाहिए, जिससे उसको मालूम पड़े कि कितने स्टेप्स चल रहा है। WHO ने पहले 5000 स्टेप्स की बात कही, पर अब वो 10,000 स्टेप्स की बात करता है कि 10,000 स्टेप्स पर डे
आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इतना तो प्रत्येक व्यक्ति को करना ही चाहिए। तो स्टेप काउंटिंग इज इम्पॉर्टेंट, उसमें डिस्टेंस भी हो जाता है, स्पीड भी हो जाती है, और ये क्लियरली देखा गया है कि जो अच्छी स्पीड से 10,000 स्टेप्स करते हैं उनकी लाइफ स्पैन करीब 10 साल बढ़ जाता है। तो वॉकिंग और टेक्नोलॉजी का सपोर्ट। तीसरा जो टेक्नोलॉजी का सपोर्ट है वो है रिमाइंडर्स। आपको रिमाइंड कर देते हैं कि दवाई का समय हो गया, दवाई खा लीजिए, चेकअप का टाइम हो गया, चेकअप करवा लीजिए, ब्लड प्रेशर की क्या चल रहा है उसका रिकॉर्ड रखिए, आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं या शुगर लेवल्स हैं उसका रिकॉर्ड रखिए। वो सब टेक्नोलॉजी की वजह से ऐप्स बहुत सारे आ रहे हैं, और उन ऐप्स को कोई भी आप एक ऐप को अच्छा डाउनलोड कर लीजिए, उससे टेक्नोलॉजी सपोर्ट रहेगा। और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो आई थिंक पॉलिसीज, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उसका भी बहुत सपोर्ट चाहिए ये सब चीज़ के अंदर, कि व्यक्ति को अच्छा खाना मिले। हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसको साफ सुथरा, पोल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर, पोल्यूशन फ्री फूड अवेलेबल हो, और वो सब गवर्नमेंट पॉलिसीज पे बड़ा भारी डिपेंड करता है। हमने एक अध्ययन किया जिसको हम प्योर स्टडी बोलते हैं, पिछले कुछ महीने पहले छपी हुआ है लैंसेट के अंदर। एनवायरमेंटल पोल्यूशन भारतवर्ष में, साउथ एशिया में एक बहुत इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर, लो एजुकेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर। तो एजुकेशन, पोल्यूशन, फूड क्वालिटी, हेल्थ केयर क्वालिटी, इन सब का बड़ा भारी फर्क पड़ता है, और ये सब पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक समस्या का समाधान, I mean, there are bureaucratic solutions are existing for these things. बिल्कुल हम अपने व्यूअर्स को कहेंगे, जैसे डॉक्टर राजीव गुप्ता जी ने हमारे को बताया कि वॉकिंग बेहद ज़रूरी है दोस्तों, और उसके लिए कोई बहुत अच्छे गैजेट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है आपको टेक्नोलॉजी के लिए। आप सिंपली कुछ ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। पेडोमीटर एक बहुत फ्रीली अवेलेबल ऐप है। 10,000 स्टेप्स ज़रूर चलिए, रिमाइंडर्स लगाइए, ब्लड प्रेशर ये सब चेक करते रहिए दोस्तों, और पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट को बिल्डअप करने का पूरा प्रयास रखिए, और इससे निश्चित ही आपका हार्ट जो होगा वो बेहतर होगा। मैं स्पेशली डॉक्टर बिमल छाजेर जी से पूछना चाहूँगा, क्योंकि सर मैं आपके वीडियोस देख रहा था, आपका यूट्यूब पे एक ज़बरदस्त फॉलोइंग है, और सबसे बड़ी बात है आप हर वीडियो में मुस्कुराते बहुत हैं सर। हम डॉक्टर्स को बहुत कम देखते हैं कि वो मुस्कुराते हैं, तो निश्चित ही आप अपने स्ट्रेस को कट डाउन करने के कोई प्रयास करते ही होंगे, और आज हमारे व्यूअर्स उसको जानना चाहेंगे कि आप कैसे अपने स्ट्रेस को कम करते हैं, और ये योगा है, इससे जो आप फॉलो करते हैं उससे आप अपना हार्ट कैसे बेटर करते हैं? देखिए, स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो हार्ट के हर रिस्क फैक्टर्स को बढ़ा सकता है। स्ट्रेस के वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, स्ट्रेस की वजह से स्मोकिंग, अल्कोहल होती है, स्ट्रेस में हमने खाने में कंट्रोल भूल जाते हैं, फिर मोटापा हो जाता है, स्ट्रेस की वजह से कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड भी कुछ हद तक बढ़ती है, स्ट्रेस से एचडीएल कम हो जाती है। तो देखा जाए तो स्ट्रेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और स्ट्रेस को मेजर करने के लिए मेडिकल साइंस के पास कोई डिवाइस नहीं है कि जी आपको 10 किलो स्ट्रेस है, 50 क्विंटल स्ट्रेस है, 200 मीटर स्ट्रेस है। देयर इज नो यूनिट। सो यू नो, इफ पीपल स्माइल तो आदमी सोच लेता भाई चलो स्ट्रेस नहीं है, बट अंदर कितनी स्ट्रेस है क्या मालूम। तो हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे प्रोसेस बना के रखते हैं। पहली बात उनको हम समझाते हैं कि देखो स्ट्रेस जीरो नहीं हो सकता। कोई लोग आके बोलते हैं सर मैंने तो स्ट्रेस लेता ही नहीं हूं। मैं बोलता संभव नहीं है। जीरो स्ट्रेस अगर आप चाहोगे तो नहीं अचीव कर सकते हो। जीरो स्ट्रेस वाला आदमी कैसा होगा मैं आपको समझाऊं। एक आदमी जीरो स्ट्रेस में चला गया, उसको मैंने पूछा भाई आप यहाँ घूम रहे हो, आपकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया है। बोलता हो जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। मैं बोला आप नौकरी में नहीं जाओगे, बोलता नहीं जाऊंगा, मैं सोना चाहता हूँ। मैं बोला आपकी नौकरी चली जाए, बोलता जाने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं बोला ये गाड़ी आपकी है, बोलता मेरी है। मैं बोला चाबी दे दो, मैं ले लूं, बोलता ले लो आप। नाउ दिस इज अ काइंड ऑफ जीरो स्ट्रेस वी नोबडी वांट्स। तो जीरो स्ट्रेस को भूल जाएं। स्ट्रेस 50%, हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम स्ट्रेस में आओ। ऑप्टिमम स्ट्रेस मतलब जहां पे आपके पास इतनी प्रेशर भी ना हो और काम भी चलता जाए। जीरो स्ट्रेस मतलब आउटपुट भी खत्म हो जाएगा। तो एक ऑप्टिमम स्ट्रेस का हम लोगों को समझाते हैं कि भाई देखो अननेसेसरी टेंशन लेना बंद करो। उसके लिए हम लोग बोलते हैं आप पहले तो जो आपके ऊपर ओवरलोड्स है, जैसे टाइम की ओवरलोड है, वर्क की ओवरलोड है, रिक्वायरमेंट की ओवरलोड है, वो ओवरलोड्स कम करो। उसके साथ हम लोग बोलते हैं लाइफ के सेक्टर्स को मैनेज करना सीखो। पैसे का सेक्टर कैसे मैनेज होगा,
परिवार का सेक्टर कैसे मैनेज होगा, वर्क सेक्टर कैसे मैनेज होगा, लव कैसे क्रिएट करना है लाइफ में, सोसाइटी में कैसे जीना है, ईगो को कैसे कम करना है, हेल्थ को कैसे ध्यान रखना है। तो ये सारे सेक्टर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का हमारा पहला एम होता है कि सारे सेक्टर्स को बैलेंस करना सीखो, और उसके साथ उनको हम लोग बताते हैं किस तरह से बोलना है कि स्ट्रेस ना हो, किसी को इंसल्ट मत करो, अपनी बातों को शेयर करो, बिना इंसल्ट के बोलना सीखो। और उसके साथ हम लोग ये दिखाते हैं स्ट्रेस बनता कैसे है, मैं क्या चाहता हूँ, क्या हो रहा है, इनकी इंटरेक्शन होती है, और दोनों मैच कर जाए, जो हो रहा है मैं ही वही चाहता हूँ, फिर तो प्रॉब्लम ही सॉल्व है। तो इन दोनों फैक्टर को अगर आप मैनेज करना चाहो, या तो अपने इच्छाओं को चेंज कर लो, या तो दुनिया को समझ जाओ और दुनिया के हिसाब से अपने आप को बदलो। तो ये एक कंसेप्ट हम लोग सिखाते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट में। पूरा थियोरेटिकल नॉलेज होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, और उसके संग योग और मेडिटेशन को भी इंक्लूड करते हैं। मेडिटेशन से लोगों की इमोशनल डेवलपमेंट होती है, इमोशंस कम हो जाती हैं, दे बिकम मोर डिपेंडेबल। योग से उनके अंदर कंसंट्रेशन बढ़ता है, योग से स्ट्रेस कम होती है। तो हम लोग बोलते हैं एक कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। योग में भी हम उनको बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, और वो इतनी एक्सरसाइज भी ना हो कि उनको तकलीफ हो जाए। तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। हम लोग एक सिंपल सी बात लोगों को समझाते हैं कि स्ट्रेस को भी कंट्रोल करो, डाइट को भी करो, एक्सरसाइज भी करो, स्मोकिंग भी बंद करो, दवाई लेके कोलेस्ट्रॉल वगैरह कम करना वो भी करो। मतलब अगर एक ड्रम में 15 छेद है और मैं उस ड्रम को फिलअप करना चाहता हूँ, 15 के 15 छेद को बंद करना पड़ेगा, एक दो छोड़ दिया तो काम नहीं होगी। और ये हमारा मेन फंडा है कि सब चीज को एक साथ करोगे तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। एक उंगली से जितना काम होगा, 2 से उससे डबल होगी, पर 5 हो जाए तो 50 गुना उसकी पावर बढ़ जाती है। तो नाउ दिस इज द कंसेप्ट। बिल्कुल बिमल छाजेर जी, आपने बहुत ही बखूबी हम सबको बताया ये बात। और ये ज़रूरी है दोस्तों, जो भी छाजेर सर बोल रहे हैं हमारे भले के लिए ही बात कहते हैं। कई बार आजकल लोगों को एडवाइजेस पसंद नहीं होती, तो एडवाइजेस आपको पसंद हो चाहे ना हो दोस्तों, पर आप इसको लगाएंगे तो हम आपको आईसीयू में मिलने नहीं आएंगे, आपसे घर पे ही मुलाकात होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। और मैं बिमल छाजेर जी आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि अभी जैसे हमारे जो चीफ मेंटर है नरेंद्र सर है, उन्होंने बताया कि आप 3 बार उन्होंने आपको यूएस में भी इनवाइट किया था, और अब क्रैक द वेलनेस कोड आईसीसी सिलिकॉन वैली में जो है, आप उसके बारे में जानते हैं। उन्हीं उन्हीं का ही पावर्ड बाय हमारा ये जो पहला सुख है, और इंडिया में इंडी फैमिली फाउंडेशन इसको मैनेज कर रही है। आपका क्या कहना है संस्था के बारे में? आपको जब इस संस्था के बारे में पता चला सर, क्योंकि आपके शब्द सुनने को हम बहुत देखिए, I was very much attracted by this name पहला सुख। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कोई को बोल दो इनकलाब तो साथ साथ है जिंदाबाद। तो जैसे ही बोलते हैं पहला सुख तो बोलते हैं निरोगी काया। तो it's such a wonderful word you have invented। मैंने देखा है ये जो आईसीसी या CWC का वहाँ पे जो काम चल रहा है, दिस इज यूनिक वर्क, यू आर डूइंग मार्वेलस जॉब। और मेरे को लगता है ये इसको स्केल अप करना पड़ेगा आपको, एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं, पूरे इंडिया भर में। मैं तो उनको हर वक्त अनिल गिदवानी जी हमारे दोस्त हैं, उनको मैं बोलता हूँ आप इंडिया में इस काम को और ज्यादा फैलाओ, इंडिया में इसकी जरूरत है। और इंडिया में नरेंद्र जी कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ एक बहुत बढ़िया बात हो रही है। और हेल्थ की अवेयरनेस में रोटरी क्लब और जहां पे भी मैं लेक्चर में जाता हूँ, मैं बोलता देखो एजुकेशन करना पड़ेगा, एंड दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। और सरकार के ऊपर हम कितना डिपेंड कर लें, तो सरकार कर रही है अपने हिसाब से, उनके पास और मसले हैं, बहुत सारे और प्रॉब्लम है उनके पास। तो हेल्थ एजुकेशन जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो दिया नहीं चाहिए, हमें ट्यूबलाइट चाहिए। और हमने इसीलिए मेरी यूट्यूब चैनल में इतने वीडियोस डाले हैं कि मैं बोलता हूँ हर चीज के बारे में नॉलेज चाहिए आप ले लो, और वो नॉलेज सिंप्लीफाइड होनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो CWC जो कर रही है सिंप्लीफिकेशन ऑफ द मेडिकल नॉलेज, एक किताब पकड़ा दो 2000 पेज का, कोई नहीं समझ आएगा, और 2 पेज में 10-15 मिनट में आदमी समझा सकता है हार्ट की बीमारी क्या है, हार्ट अटैक क्या है। तो ये करना बहुत जरूरी है। और एजुकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो लोग उस पे ट्रस्ट करते हैं तब जब उनको लगता है कि रियल में कोई एफर्ट लगा रहा है उनके लिए। तो आई वुड कंग्रेचुलेट पहला सुख एंड CWC फॉर देयर वंडरफुल वर्क। बिल्कुल। और डॉक्टर बिमल छाजेर, हम आपके प्रति भी बहुत ज़्यादा थैंकफुल है कि आप अपने इतने बिजी स्केड्यूल में आप हमारे लिए समय निकाला। मैं राजीव गुप्ता जी से भी पूछना चाहूँगा कि सर, आपको जब पहला सुख के बारे में पता चला, आईसीसी CWC के बारे में, तो आपका क्या राय है हमारे बारे में, और हाउ यू टेक इट?
आई थिंक मैं कैलिफोर्निया गया था करीब 5-6 साल पहले। उस टाइम पे सिलिकॉन वैली में, मेरा तो टॉक तो मेरे सैन फ्रांसिस्को में थी, सिलिकॉन वैली भी गया था, तो वहाँ पे साउथ एशियन हार्ट फाउंडेशन के बारे में देखा, और आईसीसी और ये सब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये क्योंकि साउथ एशियंस के अंदर हृदय रोग बहुत ज़्यादा हैं, और ये फर्स्ट जो स्टडीज़ हैं सब कैलिफोर्निया या सिलिकॉन वैली की तरफ से आई थी, क्योंकि वहाँ भारतीय बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो उनका एक सतत प्रयास चल रहा है, रिसर्च चल रही है, एप्लीकेशन चल रहा है उसके बारे में कि इस सब हृदय रोग को कैसे कम किया जाए। ज्ञान बहुत ज़्यादा है, ज्ञान बहुत पुराना है, ज्ञान को दोबारा से रीइन्वेंट करने की आवश्यकता है। और एक मेरे को भगवत गीता में कभी कभी पढ़ता हूँ, तो भगवत गीता का एक बहुत अच्छा श्लोक मिला इस मामले में। मेरे ख्याल से हर एक व्यक्ति को ये सब आना चाहिए कि करीब 4000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहते हुए ये कहा था कि अगर आप दुख, जो एंड में वर्ड है ना, क्यों दुख का कैसे दूर किया जाए, इसको मैंने हृदय रोग के हिसाब से भी है, युक्त आहार विहार से, अपन युक्त आहार की बात कर रहे हैं, युक्त विहार की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स फूड, एक्सरसाइज, चेष्टा या स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, कर्म की बात कर रहे हैं। अगर जीते सोते अगर आप ऐसा चीज़ों को अपने योग, अपना यूज में कर लें, तो आपको दुख नहीं होगा। और हृदय का 2 शब्द का, 2 वाक्यों का एक श्लोक, एक महामंत्र है। इसको अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में धारण कर ले, तो हृदय रोग से बचाव ही नहीं हो सकता, बचाव भी हो सकता है। अगर हृदय रोग हो गया है तो उससे कंट्रोल भी हो सकता है। तो एक ये महामंत्र मैं हर एक व्यक्ति को देखता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, और इस चीज़ को आई थिंक सिंप्लीफिकेशन, सिंपल मैसेज, बहुत सिंपल सा मैसेज है कि अगर आप अपनी लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस को अचीव कर लें, तो शायद आपको हृदय रोग की समस्या नहीं रहे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि साउथ एशिया पहला सुख फाउंडेशन और जो एसोसिएटेड फाउंडेशंस हैं, सब हृदय रोग के बारे में बात कर रहे हैं। और भी बीमारी हैं, पर क्योंकि ये बहुत प्रमुख बीमारी है, इसलिए इसके बारे में बात करना बहुत आवश्यक है। सो हम भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं राजीव जी आपको, इतने बिजी स्केड्यूल में आपने हमारे लिए समय निकाला, और जो आपने अध्याय 6 का श्लोक नंबर 17, और कई लोग इसको जानते हैं, आप प्लीज दोस्तों इसको बार बार दोहराइएगा और इसको फॉलो करिए अपनी जिंदगी के अंदर। मैं बिमल छाजी जी से जानना चाहूंगा कि ये जो नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड इरेडिकेशन ऑफ हार्ट अटैक आपने चलाया है सर, NPPEHA, इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए। देखिए, मैंने जब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की नौकरी छोड़ी थी, तो बहुत सारे लोगों ने बोला अरे ऐसे कभी करना चाहिए क्या, पर मेरे एम था कि ये जो बात हमने वहाँ पे रिसर्च करके डेवलप की है, ये हर जगह पहुँचना चाहिए। और वो एम सक्सेस करने के लिए हम लोग ने बहुत एफर्ट लिया। पिछले 25 साल से हम लोग एक एक जगह तक पहुंचे और हर जगह जाके लोगों को एजुकेट किया। मैंने 10,000 लेक्चर दिए होंगे, और हमारी एम रही कि लोगों को एजुकेट करूं। मैं 10 आदमी के पीछे भी लेक्चर दिया और 2000 5000 लोगों की भी लेक्चर दी, पर मेरे को लगा कि हर आदमी तक एजुकेशन पहुंचना चाहिए, और इसके लिए हम लोग ने बहुत सारे एफर्ट करी है। और उसमें से एक एफर्ट है NPPA, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड इरेडिकेशन ऑफ हार्ट अटैक। इसका एम है एजुकेट करो। हमने एक मूवी बनाई हार्ट के ऊपर 38 मिनट की, जिसमें हार्ट के रिस्क फैक्टर्स और उसकी मैनेजमेंट के ऊपर पूरी चीजें बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया गया, और 6-7 लैंग्वेज में इसको डेवलप किया, कन्नड़ में और बंगाली में, इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी में, गुजराती में। और ये फिल्म का हमने एक प्रोग्राम बनाया था। हमारा 3 फेज में हमने नेशनल प्रोग्राम को लिया था। कलकत्ता बेस्ड इमामी फाउंडेशन है, जिनके चेयरमैन हमारे पेशेंट है पिछले 24 साल से, उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी, फिर उनको दोबारा जब बोला गया उन्होंने नहीं कराया और हमारे साथ चले, और आज 24 साल से हमारे साथ चल रहे हैं। उन्होंने इस प्रोग्राम को सपोर्ट दिया, उन्होंने हमें 35 लाख रुपीस डोनेट किया, और उस पैसे से हम लोग ने 4 बड़े बड़े स्पॉट्स लिए, कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, ये 4 कोने में इंडिया में हम लोग ने 1,500 हजार लोगों को, और उसमें से 70% रूरल और 30% अर्बन, इनको हमने एजुकेट किया।
और उनको ये फिल्म दिखाई, उनके पहले स्कोरिंग किया, बाद में स्कोरिंग किया, और हमने देखा कि उनकी स्कोर काफी इंप्रूव हो रही है, उनकी नॉलेज काफी इंप्रूव हो रही है। मतलब अगर मेरे बिना ये बात हो सकता है तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। और इसी के लिए हम लोग ने फिर यूट्यूब में चैनल बनाई। हमको लगता है कि ये जो हार्ट के बारे में एजुकेशन है, ये अगर हम हर आदमी तक पहुंचा सकते हैं। हमारा सेकेंड फेज था कि हम कोई बहुत बड़ा कॉरपोरेट से पैसे लेंगे और उनको एक एक स्टेट में एजुकेट करने के लिए बोलेंगे, और थर्ड स्टेज में हम लोग चाहते थे सरकार को हम लोग अप्रोच करें कि हम लोग ने ऑलरेडी इतना काम कर दिया है, अब बाकी का आप पूरे रूरल एक एक गांव तक पहुंचा दो। तो हमारा एम है, हार्ट की जो एजुकेशन है, हार्ट के बारे में नॉलेज है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है और सारी की सारी हर जगह पहुंच सकता है, तो क्यों ना हम पहुंचाए। और इसलिए हम लोग ने ये प्रोग्राम लिया। इसका पहला फेज का हम लोग 3 महीने में सिखाया था सारे लोगों को, 6000 लोगों को, और उनकी रिस्क फैक्टर प्रोफाइलिंग की थी, उनको रिस्क फैक्टर्स के बारे में एजुकेट किया था, और ये हम लोग और भी आगे करेंगे, यही एम है। तो दिस इज हाउ इट वर्क। और मैं समझता हूँ ये सिर्फ इंडिया नहीं, पूरे इंडिया वर्ल्ड भर में ये फैलनी चाहिए कि हार्ट के बारे में सिंप्लीफाइड एजुकेशन प्रोग्राम हो, मूवीज हो, जो कि हर आदमी तक पहुंच सकता है। निश्चित ही बिमल छाजेर जी, इतना अच्छा इनिशिएटिव है जो सेल्फलेस इनिशिएटिव आपने चलाया है, इससे बेहतरीन क्या हो सकता है। और हमने तो कहा है सर कि जब हमारी नीयत अच्छी होती है तो बहुत पूरी कायनात मदद करती है उस तक पहुंचाने के लिए। तो जो आपका लक्ष्य है कि ना केवल भारत, पूरी दुनिया में पहुंचे, हम प्रे करेंगे कि निश्चित ही ये हो। मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर राजीव गुप्ता जी से अब कि राजीव सर, जैसे आप जानते हैं इस बात को बहुत ढंग से कि अशोक गहलोत जी जो हैं हमारे चीफ मिनिस्टर, वो भी पहला सुख इनिशिएटिव को बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। अभी रघु शर्मा जी जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने भी हमारे लिए एक बहुत ही मोटिवेटिंग मैसेज दिया। तो हम चाहेंगे कि उन तक हम आपकी बात पहुंचाएं सर, कि आपको क्या लगता है, आप कौन सी पॉलिसीज को रिकमेंड करते हैं जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज अगर फिजिकल एक्टिविटीज को लेकर हो, जैसे पॉल्यूशन की आपने अभी बात करी, हेल्थ फूड्स के ऊपर बात करी, और मैंडेट्स जो है फूड, टोबैको, अल्कोहल, उसको कर्ब करने के लिए, तो आपके हिसाब से राजीव जी व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक फॉर्चुनेटली राजस्थान में कई तरह के प्रयास हुए हेल्थ इम्प्रूवमेंट करने के हिसाब से, और उसमें सबसे बड़ा प्रयास पिछली बार जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब थे तब हुआ था कि फ्री मेडिसिन सप्लाई। तो जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उन सब में फ्री मेडिसिन सप्लाई पिछले 6-7 साल से चल रहा है, और उसमें इसी सरकार का एक बहुत बड़ा योगदान है। भारतवर्ष के लिए नहीं अपितु अफ्रीकी कंट्रीज और साउथ अमेरिकन कंट्रीज में भी इस मॉडल को सराहा गया। WHO ने इसको अप्रिशिएट किया कि फ्री मेडिसिन सप्लाई से जो मेडिसिन कॉस्ट्स हैं वो एटलीस्ट सपोर्ट रहता है और बहुत फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा प्रत्येक शहर के अंदर पिछले करीब 10 साल से पार्क्स या वॉकिंग स्पेसेस डेवलप हो रही हैं। मैं रोज़ सेंट्रल पार्क घूमने जाता हूँ और हर ही व्यक्ति से ये कहता हूँ कि पॉलिसी का कितना फ़ायदा हुआ। जब ये सेंट्रल पार्क डेवलप हुआ 20 साल पहले, इसमें 10 लोग घूमते थे और आज की तारीख में 5000 लोग रोज़ घूमते हैं। तो एटलीस्ट स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़बरदस्त कार्यक्रम हुआ है और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये देखा गया है कि जब तक वॉकिंग स्पेसेस या वॉकिंग सेफ और इफ़ेक्टिव और क्लीन वॉकिंग प्लेसेस नहीं होंगी, वॉकिंग के लिए कोई जाएगा ही नहीं, और वॉकिंग के लिए नहीं जाएगा तो फिर उसको कुछ फ़ायदा या हेल्थ कैसे इम्प्रूव होगी। तीसरी पॉलिसी जिसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है वो है हार्मफुल फूड्स। अपन सब जानते हैं कि तंबाकू हार्मफुल है, अल्कोहल हार्मफुल है, और उनके लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसीज डेवलप हो चुकी हैं। पर ये भी मानना है कि पॉल्यूशन, फूड पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है, उसको भी अपने को निश्चित करना पड़ेगा कि फूड पॉल्यूशन नहीं हो। और एक ट्रांस फैट्स होते हैं जो हृदय पे सीधा नुकसान करते हैं और जो सैचुरेटेड फैट से भी ज़्यादा ख़राब है या नॉन वेजिटेरियन फूड से भी ज़्यादा ख़राब है, उसके बारे में सरकार की तरफ से पॉलिसीज़ बन सकती हैं कि ट्रांस फैट्स को बैन कर दिया जाए। खासकर जो सिंथेटिक ट्रांस फैट्स बन रहे हैं आजकल, पहले ज़माने में डालडा घी जिसको बोलते थे, या हाइड्रोजनेटेड फैट्स जितने भी होते हैं वो सब ट्रांस फैट्स के प्रकार हैं, और
उन सबको भी बैन किया जाए, उसकी हमारी बड़ी इच्छा है। तंबाकू के प्रोडक्ट्स, सिर्फ स्मोकिंग ही नहीं बट जो स्मोकलेस टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उनको भी बैन किया जाए, वो सब सरकार की तरफ से हो सकता है। और हेल्थ पॉलिसीज, कोविड एपिडेमिक ने दिखा दिया कि सरकार भी स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी तरह से प्रोवाइड कर सकती है। तो ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं हार्ट अटैक के लिए भी हों और विस्तृत स्तर पे हों, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी हृदय रोग का समाधान, इलाज, उसके लिए सुविधाएं उपलब्ध हों, इसके बारे में अपने को सघन संघर्ष करना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। और मैं अपने व्यूअर्स को कहूँगा कि हम सबको बहुत थैंकफुल होना चाहिए बिमल छाजेड़ जी के लिए, राजीव गुप्ता जी के लिए, कि उन्होंने हमारे तमाम क्वेश्चंस का बड़े पेशेंस के साथ बहुत डिटेल में आंसर दिया दोस्तों। कम समय में बहुत ही शॉर्ट और स्वीट आंसर, बहुत ही स्पेसिफिक, जो हमारी ज़िंदगी में बेहद बदलाव ला सकता है, कि हम ना केवल उसको सुने, अपनी ज़िंदगी में भी लगाएं। दोस्तों, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा विंग कमांडर वीके काला जी से, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एक मेन पिलर हैं। मैं चाहूँगा कि वो अब अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों डॉक्टर्स का, डॉक्टर बिमल छाजेड़ और डॉक्टर राजीव गुप्ता जी ने हमारे को हमारे हृदय के बारे में इतनी महत्वपूर्ण चीजें बताई, उसके लिए हम दोनों के बहुत बहुत आभारी हैं। और अब हम आधा आभार प्रकट करना चाहेंगे हमारे पार्टनर्स का। तो दोस्तों, हमारे कम्युनिटी पार्टनर्स हैं MFJCF, बिटोसा जयपुर, ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर, राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, SKIT, श्री महावीर दिगंबर जैन एल्यूमिनाई एसोसिएशन, एम्प्लॉयर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान, IIS जयपुर और लाइफ शिक्षा। हमारे कॉरपोरेट पार्टनर्स हैं KP ऑटोमोटिव्स, PS ग्लोबल IT सॉल्यूशंस, डेटा इन्फोसिस लिमिटेड, और हमारे NGO पार्टनर्स हैं उड़ान और रक्षा। हमारे वेलनेस पार्टनर हैं CK बिरला हॉस्पिटल। इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी अगली वेबिनार है बच्चों के बारे में, जो कि हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं चिल्ड्रंस डे के उपलक्ष्य में। इसकी तारीख है 21 नवंबर 2020 सुबह 9 बजे। तो दोस्तों, ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हमारे बच्चों की हेल्थ हमारी लाइफ में एक बहुत अहम मुकाम रखती है। उसके लिए हम लेके आ रहे हैं एक प्रोग्राम ऑन किड्स वेलनेस। सो प्लीज डू ज्वाइन इन। आई रिपीट द डेट, 21 नवंबर 2020, 9 AM। दोस्तों, जिन भी लोगों ने रजिस्टर किया है वे अपने सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको www.pehlasukh.org/certificates पे लॉग इन करना पड़ेगा और वहां से आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लीज सबमिट योर फीडबैक। हमें हमेशा आपके सवालों का, आपके फीडबैक का इंतजार रहता है हमारी वेबिनार्स के बारे में। आपको वेबिनार कैसी लगी, आप ये भी बताइए आगे हम किस विषय के ऊपर नया वेबिनार लेके आए आप सबके लिए। उसके लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.pehlasukh.org/feedback। दोस्तों, आजकल का जमाना है एक दूसरे से कनेक्ट रहने का। So please stay connected with us. Subscribe on YouTube for updates on youtube.com/pehlasukh। साथ ही WhatsApp पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो WhatsApp वेलनेस ग्रुप है, सेव एंड से नमस्ते ऑन +91 820 90 64667। सो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आप हमारे प्रोग्राम से पार्टिसिपेट करते रहिए और हमारे को प्रोत्साहन देते रहिए। धन्यवाद। ये बात हुई हमारे पूरे प्रोग्राम की, और हम वापस से धन्यवाद देंगे राजीव गुप्ता जी का और बिमल छाजेड़ जी का कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और इस प्रोग्राम में आए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे रजिस्ट्रेशन बहुत दिनों से ओपन थे इस वेबिनार के लिए, और भारत के बाहर से भी कई लोगों ने हमसे सवाल पूछे हैं। उन सारे सवालों को तो लेना मुनासिब नहीं होता दोस्तों। हम लोगों ने बिमल छाजेड़ जी से और राजीव गुप्ता जी से अलग से भी समय लिया है, 1-1 घंटे का, जिसके अंदर हम उनसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछेंगे। पर अभी इस वेबिनार के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट किए हैं, तो हम एक एक करके हमारे पैनलिस्ट से वो सवाल पूछते हैं। मेरा जो पहला सवाल है वो राजीव जी से है।
राजीव जी, अगर आप हमारे को बताएं कि जो शीर्षासन है उस और ये जो बीपी मेडिसिन हैं, इसका क्या कॉम्बिनेशन है? और कई बार लोग बोलते हैं कि भाई एक बार अगर उनके स्टंट लग गया तो क्या उनको जो मेडिसिन हैं वो कंटिन्यू रखनी है, नहीं रखनी है? इस पे आपका क्या कहना है? ब्लड प्रेशर की दवाइयों का और शीर्षासन का या जो योगासन है उनका एक आपस में कोरिलेशन तो है, पर जिसको ब्लड प्रेशर की बीमारी है और ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहा है, उसको सांस रोक के योगिक क्रियाएं जो होती हैं वो नहीं करनी चाहिए। कौन सी करनी है वो नहीं करनी है तो विमल जी बताएंगे अभी थोड़ी देर में। पर एक ब्रॉड प्रिंसिपल ये है कि सांस रोक के जोर लगाने वाली क्रियाएं नहीं करें, शीर्षासन भी नहीं करें, इसका पर सावधानी रखनी चाहिए। दूसरी बात है कि हार्ट का अटैक होने के बाद में आजकल स्टेंट लगाने का या बाईपास सर्जरी करने का एक बड़ा भारी अच्छा इलाज है उसका। और हार्ट अटैक के टाइम पे तो जो एंजियोप्लास्टी वगैरह करते हैं वो लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि स्टेंट के बाद में पूरी सावधानी रखें या बाईपास के बाद में पूरी सावधानी रखें। कई व्यक्ति होते हैं कि इनको लगता है कि अपन ने स्टेंट लगा लिया, अब अपने 50 साल उम्र बढ़ गई या 100 साल उम्र बढ़ गई, तो वास्तव में ऐसा होता नहीं है। स्टेंट की ब्लॉकेज आजकल इवन जो ड्रग इल्यूटिंग जो नई टेक्नोलॉजी वाले स्टेंट्स हैं वो आ रहे हैं, उनका भी ब्लॉकेज की रेट्स 5% पर ईयर है। और वो इसलिए होता है कि ये जो बीमारी हार्ट की है वास्तव में अपने खून में खराबी है, अपनी प्रॉब्लम है, तो उस अपने को खून को साफ रखना है। मैं सबसे ये कहता हूँ कि अगर नाली बह रही है, नाली में साफ पानी बहेगा तो काई जमा नहीं होगी, अगर गंदा पानी बहेगा तो काई जमा हो जाएगी। आपने उस काई को साफ कर दिया, उसमें नई नाली बना दी और पानी को साफ नहीं रखा तो फिर से ब्लॉक हो जाएगा। और वही ब्लड के लिए भी है कि अगर आपने ब्लड को साफ नहीं रखा, कोलेस्ट्रॉल की लेवल जो कम नहीं रखी, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 70 से कम होना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड 100 से कम होना चाहिए, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल का रेशो सही होना चाहिए, वो सब चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, जो खून पतला करने की दवाई है वो सब खानी चाहिए। 2 दवाइयाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो खून पतला करने की दवाई जिसमें एस्पिरिन सबसे साधारण दवाई है जो सब लोग लेते हैं बाईपास के बाद में, एंजियोप्लास्टी के बाद में, और दूसरी कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई जिसको हम स्टैटिन बोलते हैं। ये दवाई बहुत आवश्यक है और ये एक बार स्टार्ट हो जाती है तो जिंदगी भर चलती है। याद रखें, खून को साफ रखना है, उसका सावधानी रखनी है, एक्सरसाइज करनी है, स्मोकिंग नहीं करनी है, सब चीज़ें करनी है, और दवाई भी खानी है। मैं सबसे ये कहता हूँ दवाई खाना भी एक अच्छी आदत है और समय पे जो आवश्यक दवाइयाँ लेना बहुत अच्छी आदत है। बिल्कुल। खुशजीत सिंह जी ने मोहाली से हमसे सवाल पूछा है, तो मैं आशा करता हूँ कि खुशजीत सिंह जी को अपना आंसर मिला होगा। और इसी में खुशजीत सिंह जी ने ये भी पूछा कि किस तरीके के योगासन करें, तो हम विमल छाजेड़ जी से कहेंगे कि वो अगर हम आपको इस बारे में बताएं। देखिए, हार्ट के पेशेंट्स को अगर हम एक्सरसाइज करने बोलते हैं तो नेचुरली एम ये होता है कि हार्ट की स्पीड ज्यादा ना बढ़ जाए, क्योंकि ड्यूरिंग एक्सरसाइज अगर हार्ट की स्पीड बहुत ज्यादा बन जाए तो उसमें एंजाइना प्रेसिपिटेट हो सकता है, चेस्ट पेन प्रेसिपिटेट हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग ने योग का कुछ एक सिंप्लीफाइड वर्जन बनाया है और उसको हम लोग बोलते हैं साउल हार्ट एक्सरसाइजेस। सर से पैर तक की कुछ मूवमेंट्स होती है उनको किया जाता है, जिससे हर एरिया की ब्लड सप्लाई बढ़ती है, हमारी इम्यूनिटी इंप्रूव करती है, हमारे हार्ट की फिटनेस बढ़ती है और मेंटल रिलैक्सेशन भी होता है। और कुछ आसन होते हैं जो बहुत सिंप्लीफाइड होते हैं, वो तो कर सकते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं 8 आसन हम लोग अलाउ करते हैं हार्ट के पेशेंट को, हम एक्चुअली रिकमेंड करते हैं। और वो 8 आसन है, खड़े होके 2 आसन हम करवाते हैं जिसमें पाद हस्तासन त्रिकोणासन होता है, बैठ के 2 एक्सरसाइज करवाते हैं जिसमें शशांक आसन होती है और अर्धवक्रासन होता है। लेट के एक्सरसाइज कराते हैं, पीठ के ऊपर लेट के उत्थान पादासन, मेरुदंडासन, पेट के ऊपर लेट के करवाते हैं भुजंगासन, सलभासन। पर बहुत हार्ड वाले एक्सरसाइजेस नहीं करने चाहिए। हाँ, अगर आप योग के एक्सपर्ट हैं, बहुत दिन से कर रहे हैं, फॉर अ बिगिनर टू डू हार्ड फिजिकल एक्सरसाइज आर बैंड,
तो ये एक्सरसाइज से हार्ट की स्पीड बढ़ जाती है और एंजाइना प्रेसिपिटेट हो सकता है। तो योग करने के लिए हम लोग चाहते हैं उनको स्पेसिफिक एक्सरसाइज दें, जो हार्ट के बीमार नहीं है वो करे। और योग करते वक्त भी याद रखना है कोई चीज फास्ट नहीं करना है। और हार्ट के पेशेंट के लिए स्पेशल प्रिकॉशन है कि ब्रेथ होल्डिंग ना करें। जैसे बहुत सारे योग आसन में ये बोला जाता है आप सांस लो और फिर रोक लो फिर करो। नो, सांस चलता रहना चाहिए, सांस रोकने वाला कोई काम नहीं होना चाहिए। तो ये प्रिकॉशंस अगर वो लें तो योग हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। तो कोई योग के टीचर के गाइडेंस में करें। यूट्यूब में हमारे वीडियोस हैं योगा फॉर हार्ट पेशेंट्स, वो देख के वो कर सकते हैं। बहुत अच्छे विमल छाजेड़ जी। रश्मि जयपुर से हमारे से पूछ रही हैं, ये क्वेश्चन मैं राजीव गुप्ता जी से पूछना चाहूंगा कि कोविड के समय घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इस वक्त अगर कैलोरी बर्न करनी है तो बैठे बैठे लेटे लेटे किस तरीके से करें, कैसे साइकिलिंग और रोलिंग और लाइंग पोजीशंस के अंदर हम लोग कुछ कर सकते हैं? डॉक्टर राजीव गुप्ता जी। कोविड का समय एक्सरसाइज करने के लिए अच्छा भी है और खराब भी है। खराब इसलिए कि आपको सामाजिक सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग करना बहुत आवश्यक है कि आप लोगों से कम मिलें, दूरी से मिलें और बात कम करें। पर इसमें एक बड़ा भारी ये चीज़ है कि अगर आप खुली हवा में रहें, क्राउडिंग से भी कोविड होने का रिस्क बढ़ता है। तो खुली हवा में रहने से या पार्क में घूमने से कोविड का रिस्क बहुत कम है। अगर आप मास्क पहन के जा रहे हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। अपने घर की छत पे घूम रहे हैं उसमें भी कोई नुकसान नहीं है क्योंकि खुली हवा है। बंद स्पेस में या कमरे में अगर आप वॉकिंग करना एक्सरसाइज करना चाहें तो बेस्ट एक्सरसाइज तो अगर आपके पास में स्टैटिक साइकिल है या ट्रेडमिल है वो होती है, जिससे कि आप डायनामिक एक्सरसाइज कर सकते हैं। पलंग पे बैठ के या लेट के रोलिंग या साइकिलिंग या जो एक्सरसाइजेज होती हैं इससे कमर पे थोड़ा जोर पड़ता है। तो जो व्यक्ति को हार्ट की बीमारी नहीं है वो तो कर सकते हैं, और जिसको हार्ट की बीमारी है उसको ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तीसरी एक्सरसाइज जॉगिंग होती है। एक स्थान पे खड़े होके आप थोड़ा स्लो स्पीड से या फास्ट स्पीड से अपनी स्पीड के हिसाब से जॉगिंग कर लें, वो भी एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। तो जॉगिंग, साइकिलिंग या ट्रेडमिल, ये तीन चीज़ें तो घर पे हो सकती हैं। पर अगर खुली हवा है, कोई बहुत ज़्यादा क्राउडिंग नहीं है, खासकर सुबह सुबह के समय जिस टाइम पे सड़कें करीब खाली सी रहती हैं, उस समय सावधानी रखते हुए मास्क पहनते हुए आप वॉकिंग करें या जॉगिंग करें या साइकिलिंग करें, वो भी संभव है। बिल्कुल। रश्मि जी, आपको अपने सवाल का जवाब मिला होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं शैरन मैथ्यू का, जो केरल से हमसे पूछ रही हैं, और उनका स्टेपल फूड जो है वो फिश है, नॉनवेज है। पर तब भी बहुत सारे इंडियंस हमसे पूछ रहे हैं, बिमल जी से मेरा ये सवाल है, बिमल छाजेड़ जी से, कि इंडियंस फूडी तो होते हैं सर, नॉनवेज वेज दोनों भी चलता है, तो ये जो टेस्ट बर्ड्स है इनको कैसे सेटिस्फाई रखते हुए कैलोरी काउंट को और कोलेस्ट्रॉल की जो आपने बात की उसको कम कैसे रखा जाता है, ये पूछ रही हैं शैरन मैथ्यू केरला से। देखिए, ये नहीं खाऊंगा तो मेरा खुशी खत्म हो जाएगी, ये जो कंसेप्ट है ना वो गलत है। और मैंने देखा ये चेंजेस होता रहता है। मैं तो देखिए मेरी पूरे इंडिया भर में ट्रैवल होते रहती है। मैं कलकत्ता में एक पेशेंट को मिला, उसको मैंने बोला, बंगाली आदमी थे, उनको हमने बोला आप घी मत खाओ, तो बोलता है घी कोई खाने की चीज है, क्योंकि बंगाली उतने घी नहीं खाते। पर मैंने उनको जब बोला मछली मत खाना, तो बोलते हैं मैं मर जाऊंगा बिना मछली खाए। और फिर उसने ये भी पूछा आप खाते हो मछली? मैं बोला मैं नहीं खाता हूँ। बोला आपके लाइफ में खुशी आएगी कहाँ से? मैंने उनको बोला मेरे को देख के आपको दुखी लग रहा है? बोलते नहीं दुखी तो नहीं लग रहा है। फिर मेरे को ये भी पूछा आप नहीं खाते हो, अपने बच्चों को तो खिलाते होगे? मैं बोला सवाल ही पैदा नहीं होता। बोलता बच्चों पे अत्याचार। बोला वर्ल्ड का बेस्ट खाना जिंदगी भर बच्चे नहीं खाएंगे तो रो रो के मर जाएंगे, इतनी बड़ी अन्याय आपको नहीं करना चाहिए। उसी दिन एक मारवाड़ी मिल गया, उसको मैंने बोला आप मछली खाते हो? बोलते छी छी कैसे बात करें, मछली कोई खाने की चीज है? तो मैंने उनको बोला आप घी मत खाना। बोलता है घी बिना रोटी उतरे ही को नहीं। तो ये एक अलग तरीका है। पंजाबी लोग बोलते हैं अगर शराब नहीं पीऊंगा तो लाइफ जी के क्या करूंगा, और हरियाणा वाला बोलते हैं दूध नहीं पीऊंगा भैंस की तो फिर क्या जिंदगी है। तो ये हम लोग की सोच की बात है। हेल्दी जो है, हार्ट के लिए हेल्दी जो फूड है वो होता है नॉन वेज बंद करो और वेज खाओ, इसमें कोई शक नहीं है। अब होता है कि टेस्ट,
देखिए आगे के जमाने में हम लोग क्या बोलते थे कि खाना खाओ उबला हुआ खा लो, तेल नहीं डालना है, तो लोग उबला हुआ खाना खाते थे। अब वो कंसेप्ट खत्म हो गया। हमने जब 0 ऑयल की खाना बनाई है, उसमें टेस्ट वही का वही है। लोगों ने बोला क्या क्या बन सकता है जी, तो हमने 150 तरह की सब्जियां बना दी, 50 तरह के दाल बना दी, हमारी 0 ऑयल कुकबुक है। उसके बाद लोगों ने बोला कि सर अच्छा नाश्ते में क्या क्या खाऊं, तो हमने 150 तरह के कचौड़ी पकोड़े सब बनवा दिए बिना तेल के। फिर लोगों ने बोला मिठाइयाँ क्या खाऊं, तो 150 तरह की मिठाइयाँ बना दी। साउथ इंडियन लोग बोला मैं क्या खाऊं, तो मैंने 150 तरह के साउथ इंडियन डिशेस बना दी। 1000 रेसिपीज हमने बनाई है बिना तेल के। बस इसका कंसेप्ट बहुत सिंपल सा है कि तेल से मसाले को भूनना है, और वो भी मैं आपको बताऊं बहुत कॉमन चीज है जो हम लोग जानते नहीं है। एक लेडी को मैंने पूछा आप तेल क्यों डालते हो, तेल में टेस्ट है, बोलता नहीं है। मैं बोला फिर क्यों डालते हो, बोला मसाले को भूनने के लिए। तो मैंने बोला अच्छा मसाले को भूनने के लिए तेल की जरूरत है, आपको किसने बताया? तो उसने बोला मेरी माँ ने बताया। मैं बोला आपकी माँ को किसने बताया? बोला उसकी माँ ने, उसकी माँ ने, उसकी माँ ने। तो मतलब परंपरा से हम लोग ने ये सीखा है कि तेल से ही मसाले को भुना जाता है। वो कंसेप्ट ही गलत हो गया। एक मेरे घर पे नौकरानी आती है, बोलते डॉक्टर साहब मैं भी 0 ऑयल खाती हूँ। मैं बोला आप क्यों, आपको हार्ट की बीमारी है? बोला नहीं, हम लोग का पैसे नहीं होते ना, हम तो तेल खरीदते नहीं, पानी से छोंक लगा देते हैं। बोला आप जो लोगों को सिखा रहे हैं बिना ऑयल, तो हम तो जिंदगी भर ऐसे ही खा रहे हैं। हमारी माँ सिखाती है, और हमारे झुग्गी में कोई भी तेल नहीं खरीदता, सब बिना ऑयल के ही चमकते हैं मसाले को। तो ये जो 0 ऑयल की कंसेप्ट है दैट इज एक्सेलेंट। और हम लोग ने 0 ऑयल की कुकिंग की क्लास करी है, और मैं चाहता हूँ आप वो देखें। हम लोग मसाले को पानी के संग कैसे भूनते हैं। हम लोग बोलते हैं कोई भी तेल मत डालो, फिर आदमी बोलता है सर कोई तो तेल डालेंगे, तो हमने पानी का नाम साउल ऑयल रख दिया है। तो अब हम लोग बोलते हैं साउल ऑयल से खाना बनाओ, और इसमें ना कोलेस्ट्रॉल है, ना ट्राइग्लिसराइड है, ना कैलोरीज है, एंड ना कॉस्ट है। तो आप देखिए किस तरह से खाना बनता है बिना तेल के, 0 ऑयल कुकिंग। 0 ऑयल कुकिंग यानी बिना तेल के खाना पकाना। Welcome to the session of 0 oil cooking. This is the best kind of cooking for the heart patients and also for the general public also, so that they don't get a heart problem, diabetes, blood pressure. This is a wonderful way of cooking where we don't use any drop of oil, but the taste of the food is equally good. So just see with us how we can make all a mixed vegetable without a drop of oil, and we are going to use water instead of oil. The spices will be exactly the same as we have in our house. Let's see what are the spices. This is cumin seeds. You can see the cumin seeds, and then we have coriander powder. You can see, and then there is red chili powder. Then there is turmeric, and then salt, and then this is called the garam masala in India. This is a mixture of lot of spices. Now these are the 6 which are available in every Indian household, and now what we are going to cook is mixed vegetable. You can see the kind of vegetables we are going to use. This is cauliflower, you have capsicum, you have beans, you have potato, you have got carrot and peas. Instead of oil, what we are going to use? We are going to use water. This we often call saul oil. It has no cholesterol, no triglyceride, no calories, and no cost, of course. Cumin seeds and curry patta, and we are putting some tej patta or bay leaves. Now we have to fry these items, and now we are going to add onion in it. You can see it is a chopped onion, paste of the onion. Both of them we are using. One will give a graty sensation and one will give a smooth sensation while you are eating. Now we will add up all the masalas one by one into the onion. Now we are adding the coriander powder. Now I will add the turmeric and the red chili powder and little more salt which was left out. And if we require some water or saul oil, we can add up so that it does not get burnt. Once we know it is almost fried, we can add the tomato paste in it and the tomato, cut tomato. Now I will pour out the vegetable in it.
Now you can see we have beautifully cooked one mixed vegetable dish, and this is the demonstration, and I'll add up now some garam masala, and we can take some coriander leaves and dress it above, and you can some curd placed on it, and it will look a very good recipe. तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से जीरो ऑयल से कुकिंग की जा सकती है। आप भी इसको अपने किचन में आजमाइए और अपना कोलेस्ट्रॉल घटाइए दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। हमारा अगला सवाल है जो मैं राजीव गुप्ता जी से पूछना चाहूँगा। ये भोपाल से हमारे पास आया है सर। रक्षित शाह जी पूछ रहे हैं कि हार्ट अटैक के अलार्मिंग साइंस कौन से होते हैं, और अगर हार्ट अटैक आ जाता है घर पे या बाहर तो क्या हमारे को करना चाहिए उस इमरजेंसी में। डॉक्टर राजीव गुप्ता। हार्ट अटैक की अर्ली सिम्टम्स एंड साइंस जानना बहुत आवश्यक है। सबसे बड़ा तो ये है कि अगर आपको चेस्ट में हेवीनेस, पेन नहीं बोलता हूँ इसको हम, वी से इट हेवीनेस, भारीपन, लगता है कि कोई गला घुट रहा है या छाती में बंद सी हो गई है या अचानक कोई हवा सी नहीं आ रही है, ब्लॉकेज सा हो गया है, किसी ने वजन रख दिया हो छाती के ऊपर 20 किलो का 50 किलो का, ऐसी फीलिंग हो रही है, तो हेवीनेस सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम है हार्ट अटैक। अगर हेवीनेस कुछ आधे मिनट के लिए हुई फिर ठीक हो गई, उसको हम एंजाइना बोलते हैं। अगर हेवीनेस 15 मिनट तक चलती है उसको हम अनस्टेबल एंजाइना बोलते हैं, और उससे ज़्यादा होती है तो हार्ट अटैक का लक्षण है। दैट मीन्स हार्ट की मांसपेशियों में डैमेज होने की संभावना होगी। तो ये एक कॉमन लक्षण है। हेवीनेस छाती के बीच में होती है, साइड में नहीं, बीच, सबसे ज़्यादा बीच में होती है, और बीच में होके वो छाती के राइट साइड, लेफ्ट साइड में चलती है, किसी किसी को राइट साइड में हो जाती है, किसी को पेट में जाती है, किसी को गले तक आती है, किसी को कमर तक चली जाती है। तो रेडिएशन हेवीनेस का भी हो सकता है कई स्थानों पे। ये तो हार्ट अटैक का लक्षण हुआ। इसके अलावा एक और लक्षण है पसीना आना, थकान सी मालूम पड़ना, कमजोरी आना, लगता है कि पाँव में ताकत नहीं है या चलने की क्षमता नहीं है, चलने की शक्ति नहीं है। ये भी हार्ट अटैक के भी लक्षण इस तरह के हो सकते हैं। छाती में दर्द हो रहा है, थोड़ा पसीना आ रहा है, पाँव में थकान मालूम पड़ रही है, एक कॉम्बिनेशन है जो हार्ट अटैक के लक्षण दिखाता है। तो इसके बारे में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। यदि आपको पहले किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हो चुका है तो उसको तो लक्षण जानने ज्ञात होते ही हैं कि नोज व्हाट्स गोइंग टू हैपन, तो कई लोगों को फर्स्ट टाइम होता है तो मालूम पड़ता नहीं। हम सबसे कहते हैं कि एक एस्पिरिन की गोली, सॉल्युबल एस्पिरिन, जो अवेलेबल है मार्केट में डिस्प्रिन के नाम पे, उसको आप हमेशा अपने घर में रखें, और जब भी आपको ऐसी कोई तकलीफ लगे, एक गोली डिस्प्रिन की पानी में घोल के, 1 कप पानी में घोल के पी लीजिए, या गोली को चबा लीजिए, चूस लीजिए, तो जैसे भी लेंगे वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। और डिस्प्रिन एक लाइफ सेविंग ड्रग है, तो आपको हमेशा अपने घर में एस्पिरिन की गोली, सॉल्युबल एस्पिरिन की गोली रखनी चाहिए। समस्या ये है कि एस्पिरिन की गोली की एक लाइफ स्पैन या एक्सपायरी डेट बड़ी शॉर्ट होती है, तो आप ये भी ध्यान रखें कि कहीं वो गोली एक्सपायर नहीं हो गई हो, तो इसलिए उसको हमेशा रिप्लेस, सस्ती 10 पैसे की गोली आती है, उसको आप हर 6 महीने में रिप्लेस कर लें, जो पुरानी गोली है उनको फेंक दें और नया एक पत्ता खरीद के हमेशा अपने पास में रखें। तीसरी चीज़ होती है स्टेबल एंजाइना। अगर आपको चलने में या एक्सरसाइज करने में या वॉक करने में छाती में भारीपन लगता है, सांस में दिक्कत होती है, वो भी हार्ट की बीमारी के लक्षण है। और उसके लिए भी अगर आपको ऐसी तकलीफ हो रही है और अचानक आपको तकलीफ बढ़ जाती है, तो ये भी एक हार्ट अटैक का बड़ा इम्पोर्टेंट लक्षण। तो मैं आशा करता हूँ रक्षित शाह जी, आपको बड़ा क्लियरली पता चला होगा कि अलार्मिंग साइंस क्या है और हार्ट अटैक हो जाए तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। हमारे पास अगला सवाल है ऋतिका अग्रवाल जी का, जो मुंबई से पूछ रही है, हाउसवाइफ है। मैं डॉक्टर बिमल छाजेड़ जी से पूछूंगा ये कि हाउ रिलेवेंट दिस कॉन्सेप्ट इज कि पतली कमर लंबी उम्र। बिमल छाजेड़ जी। देखिए, एक आजकल नई रिस्क फैक्टर माना जाता है हार्ट की बीमारी के लिए, और वो है एब्डोमिनल गर्थ, कि आपका पेट कितना मोटा है। इंडिया में देखा जाता है पेट मोटे वाले लोग काफी होते हैं और इनको हार्ट की बीमारी होने के बड़े चांसेस होते हैं। और इसको एक हम लोग नया पैरामीटर देते हैं, वेस्ट हिप रेशियो। और अगर आपकी वेस्ट ज्यादा है हिप के हिसाब से तो आपकी हार्ट की बीमारी होने के चांसेस ज्यादा है। ये आजकल प्रूवन प्रोसेस है
और ये देखा गया है, अगर बहुत सिंपल बात बताऊं, हार्ट अटैक के चांसेस डबल या ट्रिपल हो जाती है अगर बहुत एब्डोमिनल ओबेसिटी या सेंट्रल ओबेसिटी होती है। तो लोगों बोलते से फिर कितना रखना चाहिए पेट, तो मेल के लिए 34 का पेट होना चाहिए और फीमेल के लिए 32 का पेट होना चाहिए, 32 इंचेस। तो आपका अगर पैंट एक 34 का खरीद लीजिए और उसमें आप अपने को संभाले सकते हैं तो आपका हार्ट हेल्दी रहेगा, और लेडीज के लिए 32 का पैंट में सेट हो जाए तो आप आगे हेल्दी रहेंगे। तो ये पतली कमर लंबी उम्र बात सही है और मैं समझता हूँ साइंटिफिकली वैलिड है। बिल्कुल डॉक्टर। जो हमारा आखिरी सवाल आज हम कर रहे हैं, मैं राजीव जी से अनुरोध करूंगा कि वो इसका आंसर करें। मनिक शाह जी पूछ रहे हैं, जो बिजनेसमैन हैं, और राजीव गुप्ता जी आपको पता ही है ये बात कि जो हार्ट की पल्स होती है वो कई बार वेरी करती है, और अलग अलग सिचुएशन में कुछ स्ट्रेस आए तब भी होता है, कई बार एक अजीब सी एंजाइटी आती है, और 50 से 130 तक भी वेरी करती रहती है। तो उन केसेस में अगर किसी के ऐसे रेगुलर हो रहा है तो उसको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और वो इसको कैसे स्टेबलाइज कर सकते हैं? हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बोलते हैं इस चीज को। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। किसी भी व्यक्ति की हार्ट रेट फिक्स नहीं होती कि आपकी जो धड़कन है हमेशा 70 के ऊपर चलेगी या 65 पे चलेगी या 60 पे चलेगी, क्योंकि हार्ट रेट का फिक्स हो जाना अच्छा लक्षण नहीं है। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी थोड़ा बहुत होना चाहिए, थोड़ा बहुत बदलाव होना चाहिए। तो वेरिएशन की जो नॉर्मल रेंज है वो 60 टू 90 मानते हैं या 60 टू 100 मानते हैं। और आपकी पल्स 60 से 100 तक रहती है तो ये अच्छी बात है। जब आप सोते हैं तो आपकी पल्स 60 हो जाती है या 50 तक भी हो सकती है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी रेट 100 हो जाती है, 120 हो जाती है। पर अगर बैठे बैठे अगर आप जागृत अवस्था में हैं और बैठे हुए हैं और आपकी हार्ट रेट अचानक 120 से ऊपर हो जाती है तो वो एक बीमारी का लक्षण है। जब वो 150 से ऊपर होती है तब तो उसको हम एट्रियल टैकीकार्डिया या टैकीकार्डिया बोलते हैं कि उसका वो लक्षण है। जब 120 से ऊपर हो जाती है तो उसके बहुत सारे कारण हैं, पर सबको अपन टैकीकार्डिया की परिभाषा में लेके आते हैं। और उसी तरह से अगर हार्ट रेट कम हो जाती है, 60 से कम हो जाती है, तो उसको अपन ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, और उसके भी बहुत सारे कारण हैं। एथलीट्स होते हैं या जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनकी हार्ट की रेट 50 के आसपास ही रहती है। तो कई बार हार्ट रेट की कम होना भी एक स्वास्थ्य का लक्षण है, पर आपकी हार्ट रेट अचानक कम हो जाए तो वो हृदय की बीमारी का लक्षण है और उसका एक चेकअप बहुत आवश्यक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आशा करता हूँ कि कुछ लोगों के सवाल ही हम ले पाए, क्योंकि समय सीमा हमारे पास बड़ी छोटी है दोस्तों। और मैं आपसे फिर कहूँगा कि हम एक लॉन्ग Q&A, लॉन्ग सीरीज ऑफ क्वेश्चंस हम लोग पूछेंगे राजीव जी से और बिमल सर से, बिमल छाजेड़ जी से। वो अगले 1 महीने के अंदर अंदर हमारे YouTube चैनल पे आपको जरूर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी टीम की तरफ से। और राजीव जी, बिमल छाजेड़ जी, आपको तहे दिल से धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाला। थैंक यू।